यहाँ पर शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कॉजेज अकांकोज एग्जाइल फ्रॉम यूमोफिया। यूमोफिया से अकोंको का जो 7 ईयर के लिए एग्जाइल हुआ, इसका क्या रीजन था? तो देखिए, अकांकोज गन गोज ऑफ अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग ओग्ब्यूफी एजियोडोज फ्यूनरल। ओग्ब्यूफी एजियोडो के फ्यूनरल के दौरान ओकोंको की गन से जो है ओकोंको की बंदूक से, ओकोंको की गन से एक्सीडेंटली किलिंग द किड मैंस सन, मतलब गन से जो है गलती से उसने, ठीक है, उस मैन यानी कि एजियोडो के बेटे की हत्या कर दी थी, या उसकी गन से हत्या हो गई थी। किलिंग अ क्लैंसमैन इवन unintentionally constitutes a crime against the earth goddess। उसने जानबूझकर तो नहीं क्राइम किया, लेकिन उसने क्राइम तो किया ही है ना, और ये अर्थ गॉडेस के खिलाफ है। टू कंटेम टू कंपेंसेट फॉर द क्राइम एंड प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स फ्रॉम द अर्थ गॉडेस रेथ, एजियोडोज descendants burn Okonko's compound, slaughter his livestock, the banish him from the village for a period of 7 years। अब इसके बदले में गांव वालों ने उसे 7 years का 7 साल का एक जो है एग्जाइल दे दिया, गांव से निकाल दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ओकोंको हैंग हिमसेल्फ। ओकोंको ने अपने आप को क्यों हैंग कर लिया, अपने आप को फांसी क्यों लगा लिया था? आफ्टर ओकोंको एंड अदर रिटर्न फ्रॉम अ पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय द यूरोपियंस। ठीक, ओकोंको और बाकी सारे लीडर्स जब इम्प्रिजनमेंट से बाहर आए, ठीक है, तो उस समय मेंबर्स ऑफ द 9 विलेज गैदर, तो वहां पर 9 गांव के मेंबर्स इकट्ठे हुए थे टू डिस्कस अ कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, कोर्स एक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए जो है कलेक्ट हुए थे 9 गांव के मेंबर्स। ठीक, 4 यूरोपियन मैसेंजर्स अपीयर, इसी बीच में 4 यूरोपियन मैसेंजर्स यहाँ पर आता है एंड ट्राई टू स्टॉप द मीटिंग, और वो सब इनकी मीटिंग को स्टॉप करने का प्रयास करते हैं। एंड ओकोंको इमीडिएटली किल्स वन ऑफ देम। अब ओकोंको तुरंत उन चारों में से एक को मार देता है, जान से मार देता है। बट इंस्टेड ऑफ अपलाउडिंग द मर्डर, लेकिन इन्होंने जो एक मैसेंजर को मार दिया, इसकी अपलाउड करने के बजाय एज ही एक्सपेक्ट्स दे विल, जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया, ये एक्सपेक्ट करता था कि जो बाकी सारे उनके साथी लोग हैं उनका सपोर्ट करेंगे। ओकोंकोज क्लैंसमैन ग्रो फ्यूरियस। अब इससे क्या होते हैं, ओकोंको के जो साथी लोग थे, जो क्लैंसमैन थे, वो सब फ्यूरियस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं साथ देने के बजाय। ओकोंको सीज हिज क्लैंसमैन्स रिएक्शन। ओकोंको अपने इस तरह से क्लैंसमैन के रिएक्शन को देखता है, ठीक है, एज अ साइन डेट नो वन विल स्टैंड विद हिम। वो ये देखता है कि कोई भी उसका सपोर्ट देने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं है। इन डिफेंस ऑफ द 9 विलेज, इन 9 विलेज के डिफेंस में उसके साथ सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। जैसे कि उन्होंने जब एक मैसेंजर्स को मार दिया था तो बाकी तीनों भाग रहे थे, लेकिन इन सबको कैच करने में इन विलेजर्स के मेंबर्स में से या इनके लोग इनका सपोर्ट नहीं करते हैं ओकोंको का। रेदर देन द फेस द अल्टीमेट इमेंस्कुलेशन ऑफ स्कम्बिंग टू द वाइट मैन, ओकोंको रिटर्न्स टू हिज कंपाउंड। अब इससे ओकोंको अपने कंपाउंड में वापस आ जाता है एंड हैंग्स हिमसेल्फ, और जो है फांसी लगा लेता है, खुद जो है ये अपने आप को हैंग कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द विलेजर्स एक्साइटेड व्हेन एवर द लोकस्ट्स कम। विलेजर्स क्यों एक्साइटेड थे जब भी लोकस्ट्स आते हैं? Villagers are excited whenever the locusts come because the locusts are a delicious, plentiful source of food। क्योंकि जो लोकस्ट्स होते हैं वो एक डेलिशियस और जो हैं
फूड का एक प्लेंटी सोर्स होते हैं। फॉर दिस रीजन द विलेजर्स व्यू द लोकस्ट्स एज अ ब्लेसिंग रेदर देन अ न्यूजेंस। अकॉर्डिंग टू द एल्डर्स द लोकस्ट्स आर गार्डेड इन अ केव बाय अ रेस ऑफ stunted men who release the locusts once a year for 7 years, one time per generation। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज नवोई एडमायर आइकेमेफ्यूना। आइकेमेफ्यूना, नवोई जो है आइकेमेफ्यूना की प्रशंसा क्यों करता है? नवोई एडमायर्स आइकेमेफ्यूना बिकॉज आइकेमेफ्यूना possesses many skills। अब यहाँ आइकेमेफ्यूना की कई सारी इसके पास कई स्किल्स होती हैं, इसलिए नवाई जो है इसकी प्रेज करता है, इसका एडमायर करता है, प्रशंसा करता है। नवोई lacks and Ichmephuna is an engaging presence to be around. Navoi looks up to Ichmephuna as an older brother. नवोई अपने ये Ichmephuna को एक older brother के रूप में देखता है। Ichmephuna knows how to set traps to capture rodents and to make flutes out of bamboo sticks. Even though Navoi knows most of the folk tales, Ichmepheuna's versions have a fresh spin to them since he comes from a different clan and this fascinate Navoi। देखिए अब ये जो है आइकमेफ्यूना ये दूसरे क्लैन से आया था, मोबाइनो विलेज से आया था, और ये सब जो है नवोई को और पसंद आता है कि उसकी अलग कहानी है। वो फोक टेल्स को, है ना, फोक टेल्स को उनसे सुना करता था, आइकमेफ्यूना से सुनता था। Why does ओकोंको किल आइकमेफ्यूना? ओकोंको ने आइकमेफ्यूना को क्यों मार दिया? ओकोंको किल्स आइकमेफ्यूना because he doesn't want to appear weak in front of his fellow clansmen। ओकोंको ने आइकमेफ्यूना को मार दिया इसलिए क्योंकि वो अपने क्लैंसमैन के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। ओग्ब्यूफी एजिडो अ विलेज एल्डर, जो कि एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति था गांव का, इन्फॉर्म्स ओकोंको को आकर बताता है डेट ओरेकल हैज डिक्रीड डेट आइकमेफ्यूना मस्ट बी किल्ड, कि ओरेकल ने ऐसा कहा है कि आइकमेफ्यूना को अब मार देना चाहिए। बट डेट ओकोंको शुड नॉट बी द वन टू किल हिम, लेकिन वो साथ में ये भी एडवाइस देता है कि ओकोंको को खुद उसे मारना नहीं चाहिए। सिंस आइकमेफ्यूना रिगार्ड्स ओकोंको एज अ फादर, क्योंकि आइकमेफ्यूना जो है ओकोंको को एक फादर के रूप में मानता है, फादर कहता है, सेकंड फादर कहता है। When Okonkwo and a group of clansmen take Aikemephuna to the woods to be killed, a clansman's blow fails to do the job, and the clansman yells to Okonkwo for help. Afraid of appearing weak, Okonkwo deals the fatal blow to Aikemephuna despite Ogbuphi Ejido's warning। यानी कि ओग्ब्यूफी एजिडो के मना करने के बावजूद भी ये जो है आइकमेफ्यूना को मार देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द टाइटल अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका इज अ फॉर क्राई फ्रॉम इट वाज बिकॉज इट no longer resembles the Africa before civilization come and settled there। The poem's title references the history of imperialism and colonization of Africa by other countries, particularly the British। ठीक, ब्रिटिश के द्वारा जो है अफ्रीका को कोलोनाइज किया गया है, इन सब की हिस्ट्री को ये बताता है। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका इस पोएम के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर सम सिंबल्स इन अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका के कुछ सिंबल्स क्या क्या हैं? तो देयर आर सेवरल सिंबल्स इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में कई सारे सिंबल्स हैं, लाइक डेड फ्लाइज डेट रिप्रेजेंट द डिस्परेट violent kiku and the worm that represents the unsympathetic cruel colonial forces। Next question, what does the poem focuses? Poem A for Cry
फ्रॉम अफ्रीका क्या फोकस करता है, किस चीज पर? अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका फोकसेस ऑन द रेशियल एंड कल्चरल टेंशंस अराइजिंग फ्रॉम द colonial occupation of that continent and the subsequent dilemma for the speaker. Walcott himself, a black poet writing in English. What does the title suggest? टाइटल क्या सजेस्ट करता है? तो देखिए, the title is in itself fairly interesting. It certainly has a double meaning. The obvious meaning is that it is using the phrase, which means that the events are far removed from what you expect in Africa, but actually I think the title is subversive and is supposed to be taken very literally, meaning that in Africa there are people crying. Write a short note about the culture clash in the poem. There are many classes in the poem A Far Cry from Africa. The first image signaling conflict is the hint of a storm brewing in the opening lines, where Kiku flies feed upon the land and maggots upon dead Mau Mau. And within this, a sub conflict also exists between those Kiku believing that the rights of the individual do not necessarily violate those of the group, and those convinced that individual rights do violate group rights. In lines 6 through 10, there is also the clash between the culture of those outside the uprising and those killed by it, outsiders with the luxury of judging and the conflict, and insiders from whom no explanation is sufficient. These conflicts yield up the main confrontation of the poem, that between Mau Mau and the British, and the conflict within bidding the poet about which side to take. 1 minute. Explain the animal imagery in the poem. The whole poem is a succession of a visual, auditory, and kinesthetic images. However, the most important imagery is the visual imagery of animals: lions, flies, worms, ibis, beasts are the major animal images. तो मेजर एनिमल इमेजेस कौन से हैं? लायंस, फ्लाइज, worms, abscess and beasts. Africa is compared to a lion with a tawny pelt. With a tawny pelt, flies are used as an image of Kiku who are feeding on blood, which is present in large enough amount to create streams. Worm is an image of British colonizers, and it adds a sickening detail in this setting of decaying human flesh. The worm's admonishment to waste no compassion on these separate dead is puzzling, in that it implies that the victims somehow got what they deserved. The images of Ibsis and the other beasts tell this land was ruled by these animals before African or European civilization existed. In short, the poet has used ample animal imagery to criticize the savage aspects of both cultures. What is the central idea of the poem? पोयम अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो देखिए, अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका अकर्स इन डेरिक वालकोट्स कलेक्शन इन अ ग्रीन नाइट. अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका किस में ये पब्लिश होता है? तो ये डेरिक वालकोट्स के कलेक्शन इन अ ग्रीन नाइट में पब्लिश होता है. द पोएम एक्सप्लेन्स द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द पोएट्स यूरोपियन एंड अफ्रीकन एंसेस्ट्री. पोएम जो है पोएट्स के यूरोपियन और अफ्रीकन एंसेस्ट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करता है. द पोएम
describes how violence and racial prejudice had spewed blood throughout the land. The poet remembers the Mau Mau uprising when he thinks of the incidents of the Kikyu people. When he looks back at the tawny pelt of Africa, he remembers about the Mau Mau uprising in Kenya, and he is unable to fully sympathize with any one side. He sees both enemies as murderers who have strewn dead bodies across a beautiful land and brought death to a veritable Eden. Discuss the significance of हनुमान हाउस इन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। देखिए, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास बी एस नॉयपॉल ने लिखा था। इसमें हनुमान हाउस किस चीज को सिग्निफाई करता है, इस चीज पर डिस्कस करिए। तो देखिए, इन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास द प्रोटैगनिस्ट्स ग्रेट एम्बिशन इज टू हैव अ हाउस ऑफ हिज ओन। दिस रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी फॉर हिम। द हनुमान हाउस symbolizes the exact opposite. The house is run by Mr. Biswas' mother-in-law, Mrs. Tulsi, the matriarch of a large and wealthy Trinid- Trinidadian Hindu family. The Tulsi family used the house as a way of controlling their younger generation and keeping their daughters at home even after they are married. अब ये देखिए, हनुमान हाउस ये बाकी सारे अपनी डॉटर्स को अगर उनकी शादी होगी तब भी उनको घर पर ही रखती हैं। ठीक, दे मैरी देयर डॉटर्स टू अ हाई कास्ट अनएम्प्लॉयड मैन हु हैव लिटिल होप ऑफ गेटिंग अ जॉब, often through lack of education. These men are then given a job in the Tulsi family business but are not paid a salary. Instead, they are given food and lodging in the Hanuman house, a big white crumbling fortress of a building with the family store on the ground floor, presided over by a statue of the Hindu monkey god Hanuman, ironically the lord of celibacy, on the roof. The Hanuman house represents authoritarianism and servitude. Mrs. Tulsi runs it tyrannically, and none of the married couples there have any freedom. यहाँ पर मैरिड कपल्स को कोई फ्रीडम नहीं होती है। डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। द प्राइमरी थीम ऑफ द नॉवेल इज द सर्च फॉर अ स्टेबल सेंस ऑफ personal identity, symbolized by the house for which Mr. Biswas is continually searching until he attains his own house, a firm structure within which he can seek his own destiny. He is a faceless man adrift on the tides of life. Next, what does the house symbolize in a house for Mr. Biswas? Biswas is a man who craves his own independence and agency, and to him, the only way he can envisage himself attaining such a level of agency and independence is to own his own house. The house is a vital symbol because the protagonist invests houses with an emotional meaning that encapsulates his hopes and ambitions with an emotional meaning. ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए, वाई कैन नॉट ओकोंको बी बरीड। ओकोंको को क्यों नहीं दफनाया जा सकता है, क्यों नहीं दफनाया गया? ओकोंको कांट बी बरीड बिकॉज ही कॉमिटेड सुसाइड। ओकोंको को दफनाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एज द क्लैंसमैन टेल्स द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, it is an it is an abomination for a man to take his own life, an offense against the earth. For this reason, the clansman cannot bury Okonko's body, since it is now considered evil. Putting something evil into the ground is an offense to the earth goddess, and would almost certainly cause
certainly curse the ground and the clan. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एज अ डायस्पोरिक नॉवेल। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एक डायस्पोरिक नॉवेल है जो कि प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है ना। तो थ्रू आउट द नॉवेल मिस्टर विश्वास टचेज अ पैथेटिक कंडीशन डायस्पोरिक लाइफ। द डायस्पोरिक सेंस फोकसेस ऑन कल्चरल क्राइसिस, रूटलेसनेस, फ्रेगमेंटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड लव फॉर मदरलैंड। An idea of a house approves a positive approach to the problem of diaspora. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। कमेंट ऑन द यूज ऑफ आयरनी इन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में जो आयरनी, किस आयरनी का यूज किया गया है इस पर कमेंट कीजिए। The crowning irony is that when Vishwas does gain his house, it is invariably mortgaged to his uncle Ajodha in order to escape bondage to his wife's family. He is forced to enclave himself to his own. क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्या है। हाउ डज होप कॉल द मेजर सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को एक मेजर सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया को किस होप से, मीन्स ऑस्ट्रेलिया के मेजर सिटीज को किस होप, वो कौन सी होप देते हैं। एक तरह से जैसे ऑस्ट्रेलिया में 5 सिटीज थे ना जो मेन इकोनॉमिकल सोर्स के थे। तो यहाँ देखिए पहले ऑस्ट्रेलिया इज नेक्स्ट पोर्ट्रेड एज अ कंट्री दैट इज नथिंग एट ऑल वेयर देयर आर मोनोटोनस ट्राइब्स फ्रॉम कैरन्स टू पर्थ एंड द 5 मेन सिटीज कंपेयर्ड टू 5 टीमिंग सोर्स। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के 5 मेन सिटीज को 5 टीमिंग सोर्स से कंपैरिजन किया गया है। ठीक। द पीपल हु कम टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आते हैं, बोस्ट नॉट ऑफ लिविंग बट रेदर बोस्ट ऑफ मेयरली सर्वाइविंग। Comment on the main theme of the poem Australia. In the poem Australia, A.D. Hope questions the idea that Australia is civilized. ऑस्ट्रेलिया पोएम में A.D. Hope क्वेश्चन करते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया सिविलाइज्ड है। In the first 5 stanzas, the poet talks about the Australia. और शुरुआत के 5 स्टेंजा में पोएट एडी होप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। He describes how it is both a new and old country. और इसको एक ये ओल्ड और न्यू दोनों कंट्री के रूप में डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं जियोलॉजिकली ओल्ड है लेकिन पॉलिटिकली ये न्यू है। एंड हाउ इट इज बोथ अ यूरोपियन कॉलोनी एंड एन इंडिपेंडेंट बट अ पैरासिटिकल कंट्री। Next question number 22. What does the poet mean when he claims that by going away the bird comes home only? The birds which migrate from England to Australia again migrate to England due to winter season. ये देखो बर्ड जो कि इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाती है और फिर फाइनली जब वहां पर मौसम चेंज होता है फिर ये फाइनली इंग्लैंड आती है विंटर सीजन के चलते। ठीक है, मौसम चेंज होने के दौरान। सो दे हैव 2 होम्स, इसलिए इनके पास 2 घर हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इफ दे गो अवे फ्रॉम इंग्लैंड, अगर ये इंग्लैंड से जाते हैं, इट मीन्स डेट दे कम होम टू ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब वो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले घर आ रहे हैं। इफ दे रिटर्न टू इंग्लैंड, अगर वो इंग्लैंड वापस आते हैं, अगेन इट मीन्स डेट दे कम होम इंग्लैंड, इसका मतलब वो वापस अपने घर यहाँ इंग्लैंड वाले घर पर आ रहे हैं। बिकॉज बोथ प्लेसेस आर देयर होम्स, क्योंकि जैसा कि इनके लिए दोनों प्लेस, दोनों जगह इनके लिए घर का काम करती है। द बर्ड हियर रिफर्स टू नॉट ओनली द बर्ड बट आल्सो दोज पीपल, यहाँ बर्ड का मतलब केवल बर्ड से नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी इंडिकेट करता है हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर, जो कि इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं रहने के लिए, सेटल होने के लिए। ड्यू टू होम सिकनेस, लेकिन होम सिकनेस की वजह से दे अगेन रिटर्न टू इंग्लैंड आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर्स, वो फिर से वापस कुछ सालों के बाद फिर वो वापस इंग्लैंड जो है आते हैं।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट जूडिथ राइट्स पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स आर रियल पिक्चर ऑफ सोल्जर्स लाइफ ड्यूरिंग द वार पीरियड। देखिए यहाँ पर द कंपनी ऑफ लवर्स जूडिथ राइट की पोएम है। इस पोएम के थ्रू जो है ये यहाँ सोल्जर्स लाइफ को दिखाया गया है, वार पीरियड के दौरान सोल्जर्स लाइफ को दिखाया गया है। इसके रियल पिक्चर पर जो है कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर जूडिथ राइट हु वाज बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार लिव्ड थ्रू। देखिए जूडिथ राइट जिनका जन्म फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही दौरान हुआ था, वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी वार्स, ये कई सारे वार्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थी। डेट ऑस्ट्रेलिया हैड इन्वॉल्व्ड हरसेल्फ इन। ठीक। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इन 1985 सी recounts how her childhood was overshadowed by the images of war and therefore many of her earliest memories were connected with the war and its affected। एक तरह से ये बचपन से ही कई सारे वार को देखी और इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है। कमेंट ऑन द थीम ऑफ लव इन द पोएम वुमेन टू मैन। अब देखिए वुमेन टू मैन इस पोएम को जूडिथ राइट ने लिखा। इस पोएम में लव की थीम पर कमेंट करना है। ठीक है। तो देखिए थीम ऑफ लव इन द पोएम वुमेन टू मैन राइट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव। इस पोएम में जिसका नाम वुमेन टू मैन है, यहाँ पर जूडिथ राइट जो है लव के थीम को एक्सप्लोर करती हैं। एज सी कंस्ट्रक्ट्स द पोएम अराउंड द इंटीमेट कन्वर्सेशन बिटवीन अ वुमन एंड हर मेल पार्टनर। जैसा कि इस पोएम के थ्रू उन्होंने एक मैन, एक वुमेन और उसका जो है हस्बैंड, मैन और एक वाइफ और हस्बैंड के बीच कन्वर्सेशन को दिखाया गया है इस पोएम के थ्रू। द पोएम कैप्चर्स द प्रोफाउंड इमोशंस एंड वल्नरेबिलिटी associated with being in love through its lyrical language and heartfelt expressions. The author emphasizes the transformative power of love and its ability to create a deep and unbreakable bond. Next question, write a note on use of symbolism इन द पोएम वुमेन टू मैन। सिंबोलिज्म, देखिए सिंबोलिज्म के यूज पर या वुमेन टू मैन इस पोएम में कौन से सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए सिंबोलिज्म, द पोएट स्किलफुली एम्प्लॉयज विविड एंड पावरफुल सिंबोलिज्म इन द वुमेन टू मैन। पोएटेस जूडिथ राइट ने इस पोएम वुमेन टू मैन में, है ना, कई सारे पावरफुल सिंबोलिज्म का यूज किया है। ठीक, बहुत ही स्किलफुली से। टू इन्हांस द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पोएम, इस पोएम का ओवरऑल मीनिंग को इन्हांस करने के लिए द सेंट्रल इमेज इन द पोएम इज डेट ऑफ अ सीड, है ना। इस पोएम का जो सेंट्रल इमेज है वो एक ऐसा सीड है, डेट इनकैप्सुलेट्स द पोटेंशियल फॉर न्यू लाइफ, जो कि एक न्यू लाइफ में बदलने वाला है। दिस सीड सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर बोथ फिजिकल एंड मेटाफोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लव। ये जो सीड है एक तरह से मेटाफर के रूप में यूज हुआ है फिजिकल और मेटाफोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लव के लिए, हाईलाइटिंग द वुमेन्स yearning for a deeper connection and possibility of giving birth to a child. Question number 26 है, discuss the feminist perspectives of the poem वुमेन टू मैन। देखिए वुमेन टू मैन पोएम को एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कीजिए, एक फेमिनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कीजिए। वुमेन टू मैन सब्टली टचेज अपॉन फेमिनिस्ट थीम्स। वुमेन टू मैन एक प्रकार से ये फेमिनिज्म के थीम को टचेज करती है। चैलेंजेस द पैट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफ द टाइम, और उस समय के पैट्रियार्कल नॉर्म्स को भी चैलेंज करती है। द पोएम एक्सप्लोर्स द वुमेन्स एक्सपीरियंस, डिजायर्स एंड फियर्स, प्रोवाइडिंग अ ग्लिम्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ फीमेल आइडेंटिटी। और ये पोएम विमेंस के एक्सपीरियंस को, डिजायर को, फियर्स को, इन सब को एक्सप्लोर करता है।
है, ठीक है। इट पोर्ट्रेज द वुमेन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लव, ये एक ऐसे वुमेन को दिखाता है जो कि एक लव में जिनका एक्टिव पार्टिसिपेंट है, रेदर देन अ पजेसिव ऑब्जेक्ट, द हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ मदरहुड। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द थीम ऑफ फेमिनिज्म इन द नॉवेल मार्गरेट एटवुड्स नॉवेल सरफेसिंग। देखिए मार्गरेट एटवुड्स का नॉवेल जो है सरफेसिंग है, 1972 में लिखा गया। डील्स विद द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल फेमिनिज्म, ये जो मेजर थीम नॉवेल नॉवेल के मेजर थीम से डील करता है, जैसे मेजर थीम में आता है एक तो फेमिनिज्म, दूसरा आइडेंटिटी ऑफ सेल्फहुड और एंड आइडेंटिटी ऑफ वुमेनहुड। तो सरफेसिंग नॉवेल का थीम क्या है, तो एक तो फेमिनिज्म है, दूसरा आइडेंटिटी ऑफ सेल्फहुड एंड आइडेंटिटी ऑफ वुमेनहुड। सरफेसिंग इज अ नॉवेल फॉर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए सेल्फ रियलाइजेशन का नॉवेल है सरफेसिंग। सरफेसिंग एक सेल्फ रियलाइजेशन का एग्जाम्पल है, बट इट आल्सो पजेसेस एन एलिमेंट ऑफ फेमिनिज्म, लेकिन ये फेमिनिज्म के एलिमेंट को भी रखता है। एट द एंड ऑफ द नॉवेल देयर इज अ सैनिटी, नॉवेल के एंड में एक सैनिटी है, अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी की एक रियल अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाया गया है सरफेसिंग नॉवेल के अंत में। ओके, डिस्कस सरफेसिंग एज साइकोलॉजिकल नॉवेल। सरफेसिंग को एक साइकोलॉजिकल नॉवेल के रूप में डिस्कस कीजिए। तो देखिए, अ रिमोट आइलैंड इन द कैनेडियन वाइल्डरनेस, अ मिसिंग फैमिली मेंबर, एन एब्यूसिव मैरिज and an unstable narrator surfacing 1972 has all the makings of horror novel, but the intensity of Margaret Atwood's novel is psychologically not physical. राइट अ नोट ऑन द साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होता है, तो देखिए द वर्क ऑफ फिक्शन इन विच द थॉट्स फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स आर of equal or greater interests than is the external action of the narrative. In the psychological novel, the emotional reactions and internal states of the characters are influenced by and in turn trigger external events in a meaningful symbiosis. This emphasis on the inner life of characters is a fundamental element of a vast body of fiction. Next question है, what the nature of David and Anna's relationship? डेविड एंड अन्ना के रिलेशनशिप का नेचर क्या है, इस चीज को हमें बताना है। तो देखिए, डेविड एंड अन्ना इनिशियली सीम टू हैव अ सेटिस्फाइंग सक्सेसफुल मैरिज, बट एज द नॉवेल प्रोग्रेसेस that image erodes. They both cheat on each other and claim the other one wants to leave. David is openly derisive of Anna, lamenting marrying someone as unintelligent as her and claiming she bamboozled bamboozled him into it. He was ही हैज मोस्ट ऑफ द पावर इन हर रिलेशनशिप। अच्छा यहाँ पर देखिए इसे पहले, बट सी ऑल्सो नोज व्हाट बटन्स ऑफ हिज टू पुश, मतलब एक तरह से एक दूसरे को, दोनों लोग को पता था एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नैरेटर डिस्कवर अबाउट हर फादर? द नैरेटर लर्न्स हर फादर हैज डाइड, मतलब नैरेटर को ये पता चलता है फाइनली कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है, उसके पिता की डेथ हो गई है। यहाँ पर अब देखिए लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस, और ये थर्ड पेपर है एमए इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर। देखिए, डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ पोएट कॉलोनियल नॉवेल। तो देखिए इंट्रोडक्शन, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1958। थिंग्स फॉल अपार्ट को पहली बार पब्लिश किया गया 1958 ईस्वी में। इसको लिखा है चिनुआ अचेबे ने। तो चिनुआ अचेबेज थिंग्स फॉल अपार्ट हैज caught the attention of several readers from Africa and around the world. This novel is also one of the best forms of literature in modern times. Though
that 6 decades after its birth, this novel has sold 20 million copies. Only 20 million copies all around the world has been translated to nearly 60 language. अब देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट इस नॉवेल की लगभग 20 मिलियंस कॉपीज जो हैं बेची गई और लगभग 60 लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी की गई। थिंग्स फॉल अपार्ट पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक मेजर वर्क है, ठीक है। और ये जो है डिस्क्राइब करता है कि नाइजेरियन कोलोनाइजेशन के दौरान नाइजेरियन के साथ क्या हुआ था, किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन फ्रॉम W.B. येट्स पोएम द सेकंड कमिंग। इस टाइटल जिसका नाम थिंग्स फॉल अपार्ट है इसको W.B. येट्स की पोएम द सेकंड कमिंग से लिया गया है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर देखिए कैरेक्टर ऑफ द आइकेमे फ्यूना वर्सेस ओकोंको। देखिए आइकेमे फ्यूना वाज 15 ईयर ओल्ड बॉय। आइकेमे फ्यूना 15 साल का लड़का था। वाज गिवन टू यूमोफिया फ्रॉम द नेबरिंग क्लैन, जिसको नेबरिंग क्लैन मोबाइनो से यूमोफिया विलेज को दिया गया टू एंड द वॉर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। इधर यूमोफिया और मोबाइनो के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको एंड करने के लिए। ही वॉज गिवन एज अ सेक्रीफाइस ऑफ किलिंग वन वुमेन फ्रॉम यूमोफिया। इसका रीजन क्या था, यूमोफिया की एक वुमेन को मोबाइनो की मार्केट में जो है मर्डर कर दिया गया था, तो इसलिए आइकेमे फ्यूना यहाँ पर आया है, ठीक। ही लिव्ड विद द ओकोंकोज फैमिली, वो ओकोंकोज की फैमिली के साथ रहता था। इवेंचुअली व्हेन ही डाइड हिज डेथ डिड अफेक्ट ओकोंको थ्रू आउट द बुक। मतलब एक तरह से जब आइकेमे फ्यूना की डेथ हुई तो ओकोंको इससे अफेक्टेड भी हुआ, लेकिन यद्यपि ओकोंको ज्वाइंड इन द किलिंग ऑफ आइकेमे फ्यूना सिंस ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग कंसीडर्ड वीक। यद्यपि आइकेमे फ्यूना खुद आइकेमे फ्यूना को मारने के लिए खुद ओकोंको गए थे, ठीक है, ताकि वो अपने कम्युनिटी में कमजोर ना पड़ पाए या उनकी कम्युनिटी के लोग उन्हें कमजोर ना समझें। थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवेल है, चिनुआ अचेबे ने इसको लिखा। द सेटिंग इज ड्यूरिंग द लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी इन अ विलेज नेम्ड यूमोफिया इन नाइजेरिया। इसकी सेटिंग जो है नाइजेरिया के यूमोफिया विलेज में अर्ली 20th या लेट 19th सेंचुरी के दौरान रखी गई है। द नॉवेल इज अबाउट द राइज एंड fall of Okonkwo, a man from the village of Umuofia. Throughout the novel, Okonkwo is shown as a tragic hero. Okonkwo is a leader and hard-working member of his community. देखिए ये नॉवेल जो है एक प्रकार से ओकोंको के राइज और फाल के बारे में है, ठीक। ओकोंको जो कि यूमोफिया विलेज का एक व्यक्ति है, ठीक है, और इस नॉवेल में इसको एक ट्रेजिक हीरो की तरह दिखाया गया है। ओकोंको एक लीडर है और अपनी कम्युनिटी का एक हार्ड वर्किंग मेंबर भी है, ठीक। ओकोंकोज फॉल फ्रॉम ग्रेस इन द इग्बू कम्युनिटी लीड टू सुसाइड। और ओकोंको का इग्बू कम्युनिटी के प्रति और ज़्यादा यह डिस्ग्रेसफुल तब हो गया जब इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, विच मेक्स ओकोंको आ ट्रेजिक हीरो बाय डेफिनेशन, और जो कि ओकोंको को एक ट्रेजिक हीरो बना देता है, ठीक। ओकोंको राइजेस टू द ऑनरेबल एंड सक्सेसफुल लीडर ऑफ यूमोफिया। ओकोंको जो यूमोफिया का एक सक्सेसफुल एक ऑनरेबल लीडर के रूप में अपनी जिंदगी को स्पेंड किया, लेकिन लास्ट में इन्होंने हैंग कर लिया था। इन द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट ओकोंको इज द ट्रेजिक हीरो बिकॉज ही शोज अ ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ फियर ऑफ वीकनेस ऑफ फेलियर एंड लीड्स टू हिज सुसाइड। मतलब इनका जो है फियर था, है ना, एक जो है वीकनेस के प्रति फियर था कि लोग इनके पिता की तरह इनको वीक समझेंगे, ठीक है, इनको फेलियर समझेंगे, और लास्टली इन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया था। ओकोंको स्ट्रगल्स विद फियर एंड यूजेस दैट फियर टू बिकम स्ट्रॉन्गर। ही स्ट्रगल्स विद द फियर ऑफ बिकमिंग लाइक हिज फादर, ठीक, फेयर ऑफ लुकिंग वीक एंड फेयर ऑफ चिल्ड्रन नॉट बिकमिंग लाइक हिम थ्रू आउट हिज वर्ड्स। इनको हमेशा जो इसी फेयर में जीते रहे कि ये इनके पिता की तरह है, कमज़ोर बुज़दिल ना बने बल्कि स्ट्रांग बने, है ना, लोग इनको कमज़ोर ना समझें,
ठीक, और इनका बच्चा इनकी तरह जो है स्ट्रांग नहीं है, इसी सब फेयर में ये जीते रहे पूरी लाइफ लॉन्ग। ओकोंको इज टेरिफाइड ऑफ बिकमिंग लेजी, और ओकोंको इस चीज से बहुत ज्यादा डरे रहते थे लेजी बनने से, एंड ग्रोइंग अप टू बी पर्सन हिज फादर वाज। ठीक है, और अपने पिता की तरह वो लेजी ना रहे, इस चीज का भी फेयर उनको हमेशा रहा था। ठीक, यहाँ करेक्टर ऑफ आइकेमे फ्यूना इन थिंग्स फॉल अपार्ट को पर एक नोट लिखना है। तो देखिए, आइकेमे फ्यूनाज डेस्टिनी वाज प्री डिटरमाइंड सिंस ही वाज टेकन फ्रॉम देयर फैमिली एट अ वेरी टेंडर एज to the new community to pay for sins which he was not part. He even had no knowledge he was put the hands of Umofia elders and Okonko has his new father whose entire fate lies. ठीक, आइकमे फ्यूना की डेस्टिनी एक तरह से प्री डिटरमाइंड हो गई थी। ठीक, और इसको ये जो मोबाइनो विलेज से आया था, एक पीस सेटलमेंट में आया था यहाँ पर। ठीक है, और एक ये ग्रेट टीचर के भी रूप में आइकेमे फ्यूना दिखाता है, चूंकि आइकेमे फ्यूना नवाई को पढ़ाता है। ठीक है, नवाई भी इससे काफ़ी कुछ सीखता है। ठीक, और इसे बात करना का तरीका, सारी चीज़ें आ जाती हैं नवाई को। ठीक, ही फाइनली बिकेम पार्ट ऑफ ओकोंकोज फैमिली, और आइकेमे फ्यूना फाइनली जो है ओकोंको की फैमिली का एक पार्ट बन जाता है, और हर कोई इसे बहुत प्यार करने लगता है। ठीक, even though the Umofia community killed Aikime Funa given that he was an alien, he stood an opportunity to excel in life. यद्यपि यूमोफिया की कम्युनिटी ने इसे मरवा दिया, है ना, ये कहकर कि एक एलियन है और कई सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए हाँ, अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसको डेरेक वालकोट ने लिखा है। तो ये डेरेक वालकोट की फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम द ग्रीन लाइट में पब्लिश हुआ, 1962 में पब्लिश हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका कब पब्लिश हुआ? 1962 में, इन अ ग्रीन लाइट में पब्लिश हुआ। ठीक है, इसके बाद में पोएम इज रिटन एट द बैकड्रॉप ऑफ माऊ माऊ अपराइजिंग। ये पोएम जो है एक माऊ माऊ अपराइजिंग के पृष्ठभूमि पे में लिखी गई है, जो कि एक ब्लडी सेट एन एक्सटेंडेड ब्लडी बैटल, एक तरह से ये जो है ब्लडी बैटल का रूप ले लेता है यूरोपियंस और जो है माऊ माऊ के बीच में। ठीक, आगे, वॉलकॉट हैज बोथ अफ्रीकन एंड यूरोपियन रूट्स। वॉलकॉट का जो रूट है अफ्रीकन भी है, यूरोपियन भी है। हिज ग्रैंड मदर्स वर बोथ ब्लैक, ठीक, एंड ग्रैंड फादर्स वर वाइट। इनकी ग्रैंड मदर्स हैं वो ब्लैक थी और ग्रैंड फादर वाइट थे। ठीक, आई मीन ग्रैंड मदर अफ्रीकन से और ग्रैंड फादर जो है कहाँ से, यहाँ ब्रिटिश से थे। एज वॉलकोट इज डिवाइडेड इनटू टू, जैसा कि वॉलकोट जो है अब दो सेक्शन में अपने ही ओपिनियन में इस पोएम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट टू स्टेंजा रिफर टू द केन्या कॉन्फ्लिक्ट, और फर्स्ट टू स्टेंजा जो है केन्या कॉन्फ्लिक्ट से है, एंड सेकंड टू एड्रेसेस द वार विद इन द पोएट, और सेकंड टू स्टेंजा जो है वो जो पोएट के अंदर जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट है उससे है। ठीक, तो ये जो अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका फॉर स्टेंजा का पोएम भी तो है। द टाइटल पोएम इज वेरी एम्बिगियस इन द नेचर, इट इन्वॉल्व्स एन इडियम अ फॉर क्राई व्हिच मीन्स एन इम्पॉसिबल थिंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पोएम कंटेन्स 4 स्टेंजाज। पोएम जो है 4 स्टेंजा है। पोएम में मोस्टली आइम्बिक टेरामीटर, और अधिकांश ये आइम्बिक टेरामीटर में लिखा गया है, और इसमें स्कैटर्ड लाइन की जो है राइम स्कीम वो है ABABBC। ये उसी के लिए है जब जहाँ पर वालकोट ने जो है चीज़ों को एक सिमिलरिटी या कंट्रास्ट चीज़ों को जब बताया, उसी के लिए राइमिंग स्कीम ABABBC है। ठीक, इसकी थीम्स क्या है? स्प्लिट आइडेंटिटी, एनेक्जाइटी, आइसोलेशन, क्रुएल्टी, वायलेंस, है ना, रिलीजियन, लव, ये सब इसकी थीम्स हैं। और एक चीज़ और है, देखिए, वालकोट बिलोंग्स टू बोथ अफ्रीकन एंड यूरोपियन रूट्स। वालकोट अफ्रीकन रूट्स और यूरोपियन रूट्स दोनों से बिलोंग थे। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, इसलिए अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एक मॉन्ग्रल के रूप में। ठीक है, क्योंकि इनकी जो दादी थी वो अफ्रीकन से थी और इनके दादा लोग जो थे वो यूरोपियंस से थे, दादा यूरोपियंस से थे। ठीक है,
ये चीज है। यहाँ पर फिर आ जाइए नेक्स्ट, और एक मिनट, ये देखिए पोयम जो है, द पोएम elaborates the poet's ambivalence and his philosophical situation in choosing between what is right and what is wrong। मतलब ये अब कंफ्यूज हैं कि मैं किसको फेवर करूं, किसको फेवर ना करूं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, इन सब चीजों में। अब यहाँ पर देखिए, अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका रिस्पॉन्ड्स टू माऊ माऊ अपराइजिंग, अ रिबेलियन फॉट बाय नेटिव केन्याज अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी। अब माऊ माऊ जो थे, ये ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी से के खिलाफ ये जो हैं रिबेल करते हैं, है ना। ये मिड 20th सेंचुरी के आसपास की कहानी है। पोएम्स स्पीकर हैज कनेक्शंस टू बोथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। अब पोएम स्पीकर का कनेक्शन दोनों लोग से है, अफ्रीका से भी है, इंग्लैंड से भी है। फील्स कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट हाउ टू इंटरप्रेट द वायलेंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर एग्जामिन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज अ डायस्पोरिक नॉवेल। तो यहाँ पर देखिए, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास रिटन बाय बी.एस. नॉयपॉल। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास को बी.एस. नॉयपॉल ने लिखा। कैन बी एग्जामिनेड एज अ डायस्पोरिक नॉवेल, और अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास को एक पिकारेस्क्यू नॉवेल के साथ में डायस्पोरिक नॉवेल भी कंसीडर किया जा सकता है। ये जो है एक तरह से डायस्पोरा को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है मिस्टर विश्वास या मोहन विश्वास के माध्यम से। ठीक, डायस्पोरा का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना अपने सरवाइव के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बी.एस. नायपॉल्स मैग्नम ओपस, ये बी.एस. नायपाल का मैग्नम ओपस मास्टर पीस वर्क है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, कैन राइटली बी कॉल्ड अ वर्क ऑफ आर्ट दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड नेगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास आइसोलेशन की थीम से डील करता है, फ्रस्ट्रेशन की थीम से, और नेगेशन एक इंडिविजुअल, एक पार्टिकुलर पर्सन के आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन और नेगेशन की थीम से डील करता है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास टेल्स द स्टोरी ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट मिस्टर विश्वास फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में इसके प्रोटैगनिस्ट मोहन विश्वास या मिस्टर विश्वास की कहानी जन्म से लेकर डेथ तक की पूरी कहानी को बताया जाता है, और इस कहानी के हर सेक्शन जो है मिस्टर विश्वास के डिफरेंट डिफरेंट फेजेज को बताता है, लाइफ के डिफरेंट फेजेज को बताता है हर सेक्शन इस कहानी का। नायपॉल्स अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज अ ट्रेजिक कॉमिक नॉवेल। ये नायपॉल का ये जो है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एक जो है ट्रेजिक कॉमिक नॉवेल है। इसकी सेटिंग रखी गई ट्रिनिडैड 1950s में, और इसको पब्लिश किया गया 1961 ईस्वी में। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास को कब पब्लिश किया गया? 1961 ईस्वी में। डील्स विद एन ईस्ट इंडियन स्ट्रगल फॉर अ प्लेस टू सेटल हिज आइडेंटिटी, और ये ईस्ट इंडियंस के स्ट्रगल को दिखाता है, जो कि अपनी पहचान के लिए अपने आप को सेटलमेंट करते रहते हैं एक, ठीक है। आगे देखिए, सेटलमेंट करने का प्रयास करते हैं किसी प्लेस पर। फिर यहाँ पर आ जाइए, एक मिनट, ये देखिए, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑस्ट्रेलिया बाय एडी होप। देखो, इन सबको मैंने अलग से बता रखा है, यहाँ पर मेन पॉइंट जो लगा है उसी को मैंने अंडरलाइन किया है। ऑस्ट्रेलिया बाय एडी होप इज अ पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ऑस्ट्रेलिया, जिसको एडी होप ने लिखा है, ये एक पावरफुल पोएम है और थॉट प्रोवोकिंग पोएम है, डेट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, और ये नेशनल आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करता है, ठीक। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री, और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी ये बताता है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया पोएम के थ्रू ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाया गया है और नेशनल आइडेंटिटी को दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर इन द पोएम ऑस्ट्रेलिया एडी होप क्वेश्चंस द आइडिया डेट
ऑस्ट्रेलिया इज सिविलाइज्ड। इस पोएम में एडी होप ये क्वेश्चन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सिविलाइज्ड है, इस बात पर क्वेश्चन करते हैं। इन द फर्स्ट 5 स्टेंजाज द पोएट टॉक्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया, और स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 स्टेंजा में पोएट ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ही डिस्क्राइब्स हाउ इट इज बोथ अ न्यू एंड ओल्ड कंट्री, और वो ऑस्ट्रेलिया को डिस्क्राइब करते हैं कि ये नया और ओल्ड कंट्री दोनों है, जियोलॉजिकली ओल्ड है और पॉलिटिकली ये न्यू कंट्री है। एंड हाउ इट इज बोथ अ यूरोपियन कॉलोनी एंड एन इंडिपेंडेंट अ पैरासाइटिकल कंट्री। द नेक्स्ट 2 स्टेंजा टॉक अबाउट द वाइल्डरनेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और आगे का नेक्स्ट 2 स्टेंजा जो है ऑस्ट्रेलिया के वाइल्डरनेस को बताता है। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए द लास्ट 2 स्टेंजा रिफर टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट 2 स्टेंजा जो है ऑस्ट्रेलिया के मॉडर्न सिविलाइजेशन को बताता है। ठीक, इसके बाद में डेथ ऑफ द बर्ड, इसको लिखा एडी होप ने। इस पोएम का इस जो राइम है वो म्यूजिकल राइम है या म्यूजिकल टोन है। द डेथ ऑफ द बर्ड इज अ लॉन्ग पोएम रिटन बाय ऑस्ट्रेलियन पोएट एडी होप। द डेथ ऑफ द बर्ड एक लॉन्ग पोएम है जिसको एडी होप ने लिखा है। ठीक, Hope was largely influenced by Alexander Pope and other poets from Augustan age. एडी होप जो हैं ये अलेक्जेंडर होप और बाकी दूसरे ऑगस्टिन एज के पोएट से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर होप, एडी होप हु बिगन पब्लिशिंग बिगन्स व्हेन ही वाज 14 ईयर्स। एडी होप जब ये 14 साल के थे तब से ही ये पोएम को पब्लिश करने लगे थे। वाज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इनका एजुकेट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका एजुकेशन हुआ। ही टॉट एट वेरियस ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग सिडनी टीचर्स कॉलेज एंड मेलबर्न यूनिवर्सिटी। ये जो ऑस्ट्रेलिया के वेरियस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी, जैसे सिडनी टीचर्स कॉलेज और मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, और ये रिटायर हुए थे मेलबर्न यूनिवर्सिटी से 1972 ईस्वी में। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वुमेन टू मैन। यहाँ पर देखिए जूडिथ राइट वाज अ डिस्टिंग्विश्ड एंड वेल नोन ऑस्ट्रेलियन पोएट during the 20th century, presenting themes and thoughts on modernism, naturism एंड रियलिज्म, लव, सेंसुअलिटी एंड सिंबोलिज्म। देखिए जूडिथ राइट जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन पोएट थी, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड और वेल नोन ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं 20th सेंचुरी के दौरान। ठीक, इन्होंने कई सारे थीम्स पर काम किया, जैसे मॉडर्निज्म, नेचरिज्म, रियलिज्म, लव, सेंसुअलिटी और सिंबोलिज्म पर। ठीक, वुमेन टू मैन इज द सेकंड कलेक्शन ऑफ द पोएट्री बाय ऑस्ट्रेलियन पोएट जूडिथ राइट। ऑस्ट्रेलियन पोएट की जूडिथ राइट के पोएट्री कलेक्शन में दूसरी इंपॉर्टेंट पोएम है ना, दूसरे कलेक्शन के पोएट्री की इंपॉर्टेंट पोएम है, वो है वुमेन टू मैन। इट वन द ग्रेस लेवन प्राइज फॉर पोएट्री इन 1949, और वुमेन टू मैन को 1949 में ग्रेस लेवल प्राइज फॉर पोएट्री भी मिला। 1949 में इसको पब्लिश भी किया गया था। इन द जूडिथ tries to reveal the feeling of a woman from her sexual relationship till the labor day, the birth of a चाइल्ड। इस पोएम के थ्रू जूडिथ राइट ने जो है अपने फीलिंग को, एक वीमेन के फीलिंग को रिवील किया है कि एक औरत का फीलिंग क्या होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप से लेकर लेबर डे तक, यानी कि बर्थ ऑफ द चाइल्ड तक के सारे फीलिंग्स को बताया इस पोएम के थ्रू। द पोएट नरेट्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ पोएम ऑफ अ वुमेन। पोएम जो पोएट हैं यहाँ पर, पोएटेस हैं जूडिथ राइट, ये एक वुमेन के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हैं। हु इज आल्सो अ प्रेग्नेंट मदर, ये भी एक प्रेग्नेंट माँ है। द वुमेन एक्सप्रेस करती हैं द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ बीइंग प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट के थॉट्स और उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। एंड द होप फॉर
डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के होप को भी एक्सप्रेस करती हैं। एंड हाउ द बेबी चेंज व्हेन द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग, और किस तरह से जब एम्ब्रियो ग्रो होगा तो वो बेबी वो बॉडी जो है एक बेबी के रूप में चेंज होगा, और ये एम्ब्रियो का जो ग्रोथ डेवलपमेंट होगा इनसाइड द मदर्स वोम्ब, उसकी माँ के वोम्ब में होगा। द थीम्स इन दिस पोएम आर यूनिटी, लाइफ एंड नेचर। इस पोएम का जो थीम है यूनिटी है, लाइफ है और नेचर है। द होल पोएम इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। There is a dual feeling of a woman, first as wife and second of coming motherhood. The feeling of a child in the womb. The night she had sex with her husband was for pleasure, but the result of that pleasure to the development of something living in her body which was shapeless and selfless, means the being could live on its own। वो बताती हैं कि यहाँ पर जो है एक वुमेन के रूप में और एक जो है मदरहुड के रूप में वुमेन की सिचुएशन, वुमेन को दिखाया गया है। और वो उस रात को बताते हैं जिस दिन वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स में इन्वॉल्व हुई, उस प्लेजर, वो जो है कुछ समय के बाद में किस तरह से वो प्लेजर से जो है एक उसके बॉडी में चेंजनेस के रूप में एक शेपलेस और सेल्फलेस एम्ब्रियो के रूप में मीन्स रिजल्ट आया उसका, उस प्लेजर का। ठीक है, आगे देखिए। द फर्स्ट थ्री स्टेंजा आर फुल ऑफ द वंडर ऑफ क्रिएटिंग न्यू लाइफ, और स्टार्टिंग का फर्स्ट थ्री स्टेंजा जो है इस नए लाइफ के क्रिएट को, इस नए लाइफ के क्रिएटिंग के वंडर को दिखाया गया है फर्स्ट थ्री स्टेंजा में। ओके, आगे आप यहाँ पर आगे देखिए। राइट द पोएम वुमेन टू मैन बाय जूडिथ राइट। देखिए इन सबको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। द पोएम वुमेन टू मैन इज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। देखिए वुमेन टू मैन जो है ये जो है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स का एक पार्ट है। इसको पब्लिश किया गया 1949 में जूडिथ राइट के द्वारा। ठीक, अगर आप लोग को बाकी जैसे इन सबका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो है सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ओके, आगे यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए, इकोफेमिनिज्म इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट क्लेमिंग अ कंसिडरेबल कॉमन ग्राउंड बिटवीन इन्वायरमेंटलिज्म एंड फेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट होता है जो कि क्लेमिंग अ कंसिडरेबल कॉमन ग्राउंड बिटवीन, जो कि इन्वायरमेंटलिज्म और फेमिनिज्म के बीच जो कॉमन ग्राउंड है उनके कंसिडरेबल पर एक तरह से क्लेमिंग करता है, क्लेम करता है। ठीक, मार्गरेट एटवुड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल कंटेम्प्रोरी कैनेडियन राइटर्स, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कल्चरल flowering in Canada during the last quarter of the 20th century. She is one of the first Canadian novelists who propounded the woman-nature relationship. देखिए मार्गरेट एटवुड ये फर्स्ट कैनेडियन राइटर्स थी जिन्होंने वुमेन नेचर रिलेशनशिप को एक तरह से प्रफाउंड किया विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिनिस्ट एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। हर सेकंड नॉवेल सरफेसिंग, मार्गरेट एटवुड का ये सेकंड नॉवेल है, सरफेसिंग है, और इस सरफेसिंग नॉवेल को पब्लिश किया गया 1972 में। दिस पेपर स्टडीज द इको फेमिनिस्ट अवेयरनेस डेट मार्गरेट एटवुड establishes through the presentation of the female narrator in the novel. The narrator achieves her eco-feminist awareness through two levels of her journey, physical and psychological. The purpose of the physical journey is to search for her mysterious missing father. ठीक, and yet in searching process she beings a psychological journey that brings to surface her eco-feminist awareness. इसके बाद में सरफेसिंग इज द स्टोरी ऑफ अ नोबल हु गोज इन सर्च ऑफ हर मिसिंग फादर ऑन अ रिमोट आइलैंड। सरफेसिंग जो एक वुमेन की कहानी है, एक ऐसी वुमेन की कहानी है जो कि अपने मिसिंग फादर की खोज में एक रिमोट आइलैंड पर जाती है। अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, और इसका कोई नाम नहीं है उस वुमेन का। अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट जो है नॉवेल के, अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट ये अपने पेरेंट्स के रस्टी कैबिन में वापस आती हैं, नॉर्दर्न कैनेडियन के में है। तो जब वहाँ पर आती हैं तो ये अपने पिता के निवास स्थान पर जाती हैं जहाँ पर वो रहते थे, अपने बॉयफ्रेंड जो, और जो है अपने बाकी दूसरे फ्रेंड एना और जो है डेविड के साथ, जो कि यंग कपल थे, उनके साथ जाती हैं वहाँ पर।
ठीक, और उस अपने पिता की खोजबीन करती हैं। फिर इसके बाद में है इको फेमिनिज्म इज बेस्ड ऑन थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ फेमिनिज्म एंड इको एंड इन्वायरमेंटलिज्म। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ओके, मुझे जो लगा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट मैंने करवा दिया। ओके, देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है? तो देखिए, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज द लिटरेचर ऑफ कंट्रीज। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऐसे कंट्रीज का लिटरेचर होता है डेट वर कॉलोनाइज्ड, जो कभी ना कभी कॉलोनाइज जिन देश को किया गया था, मेनली बाय यूरोपियन कंट्रीज, जनरली यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अ कंट्री। देखिए, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जनरली जो है अक्सर इसमें कंट्री के डीकोलोनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है, स्पेशली क्वेश्चंस relating to the political and cultural independence of formerly subjugated people. In post-colonial theory, voice given to marginal identities, to characters who are in the periphery in the early narration or in history, but through the retelling of the history from post-colonial perspective, these identities come in the center. देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म। पोस्ट कोलोनियलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, पोस्ट कोलोनियलिज्म ब्रॉडली आ स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म। जो पोस्ट कोलोनियलिज्म होता है ये जनरली जो है कोलोनियलिज्म के इफेक्ट का स्टडी होता है ऑन कल्चर्स एंड सोसाइटीज, और जिनको जो है कल्चर्स पर और सोसाइटीज पर, एक तरह से देखिए कोलोनियलिज्म का इफेक्ट कल्चर और सोसाइटीज पर जो पड़ता है उस चीज का स्टडी करना पोस्ट कोलोनियलिज्म कहलाता है। इट इज कंसर्न्ड विद बोथ हाउ यूरोपियन नेशंस conquered and controlled the third world cultures and how these groups have since responded to and resisted those encroachments. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म। पोस्ट कोलोनियलिज्म के फादर कौन है? एडवर्ड सैड्स बुक ओरिएंटलिज्म इन 1978 इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल वर्क ऑन विच पोस्ट कोलोनियल थ्योरी डेवलप्ड। देखिए, एडवर्ड सैड की बुक जिसका नाम है ओरिएंटलिज्म 1978 में लिखा गया था, ये जो है एक फाउंडेशनल वर्क के रूप में इसको जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और इसी के बेस पर पोस्ट कोलोनियल थ्योरी को डेवलप किया गया। सेड देन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म। इसके बाद से एडवर्ड सेड को फादर ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द पिलर्स ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म। पोस्ट कोलोनियलिज्म के पिलर्स कौन हैं? एडवर्ड सेड, होमी भाभा एंड गायत्री स्पाइवेक आर द पिलर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। अब यहाँ देखिए, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के जो पिलर्स हैं इसमें आते हैं एक तो एडवर्ड सेड जो कि फादर हैं, फादर के रूप में कंसिडर किया जाता है, होमी भाभा और जो गायत्री स्पाइवेक। That any post-colonialist reader is compelled to read about before approaching post-colonial literary texts. They are considered by Robert Young as the holy trinity of post-colonialism. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का नेचर और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोलोनियलिज्म इज डिफाइंड एज कंट्रोल बाय वन पावर ओवर अ डिपेंडेंट एरिया ऑफ और पीपल। इट अकर्स व्हेन वन नेशन subjugation another, conquering its population and exploiting it, often while forcing its own language and cultural values upon its people.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डायस्पोरा। डायस्पोरा पर नोट लिखे। डायस्पोरा सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कम्युनिटी और कल्चर फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड्स और इंडिजिनस टेरिटरीज इनटू डिफरेंट geographical or cultural regions. Some diaspora communities रिटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद देयर होमलैंड। इसको ऐसे समझो, डायस्पोरा का मतलब एक प्लेस से दूसरे जगह तक जाना, डिस्प्लेसमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेगमनी इन पोस्ट कोलोनियलिज्म। पोस्ट कोलोनियलिज्म में हेगमनी क्या है? तो देखिए, हेगमनी द पावर ऑफ रूलिंग क्लास टू कन्विंस अदर क्लासेस दैट देयर interests are the interest of all, of not only through means of economic and political control but more subtly through the control of education and media. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्बीवैलेंस इन पोस्ट कोलोनियल थ्योरी। पोस्ट कोलोनियल थ्योरी में एम्बीवैलेंस क्या होता है? एम्बीवैलेंस द एम्बिगियस वे इन विच कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज्ड रिगार्ड वन अनदर। द कोलोनाइजर ऑफन रिगार्ड्स द कोलोनाइज्ड एज बोथ inferior yet exotically other, while the colonized regards the colonizer as both inviolable yet corrupt. In a context of hybridity, this often produces a mixed sense of blessing and curse. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइब्रिडिटी इन पोस्ट कोलोनियल थ्योरी। Hybridity. The term hybridity has always been associated with the work of Homi K. Bhabha. The term hybridity is originally used in horticulture. Hybridity is one of the most frequently used terms in the post-colonial literature. अब देखिए, पोस्ट colonial literature में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला टर्म हाइब्रिडिटी है। ठीक है, पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर हाइब्रिडिटी सिंपली रिफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। हाइब्रिडिटी पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में जो हाइब्रिडिटी का मतलब होता है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का मिक्सअप है। ठीक, विद इन द कॉन्टेक्ट जोन प्रोड्यूस्ड बाय कोलोनाइजेशन और सिंपली क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस सरफेसिंग एज अ पोस्ट कोलोनियल नॉवेल। ये डिस्कस करो कि सरफेसिंग नॉवेल जो है एक पोस्ट कोलोनियल नॉवेल है। इन सरफेसिंग, मार्गरेट एटवुड, अ कैनेडियन नॉवलिस्ट हु डील्स विद फेमिनिज्म और सेल्फ डिस्कवरी बाय executing the two types of concepts such as psychoanalysis and second post-colonialism. The novel portrays an probing of their individuality and a woman who comes back to her birthplace, northern Quebec, bus in Canada to discover her lost father. राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड स्पेस बाय होमी भाभा। होमी भाभा के द्वारा दिए गए थर्ड स्पेस के कॉन्सेप्ट पर एक नोट लिखिए। द टाइटल द थर्ड स्पेस इज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ द इन्फ्लुएंशियल कल्चरल एंड पोस्ट colonial theorist होमी भाभा। इट refers to the interest intersects between colliding cultures, a liminal space which gives rise to something different, something new and unrecognizable, a new area of negotiation of meaning. व्हाट इज कल्चरल डिफरेंस बाई होमी भाभा। होमी भाभा के अनुसार कल्चरल डिफरेंस क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल ऑब्जेक्ट culture as an object of empirical knowledge, whereas cultural difference in the process of the enunciation of culture as knowledgeable, authoritative, adequate to the construction of the systems of cultural identification. What is the cultural इम्पेरियलिज्म इन पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर? ये कह रहे हैं पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में कल्चरल इम्पेरियलिज्म होता क्या है? इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट and post-colonial theory, the cultural imperialism is often understood as the cultural legacy of Western colonization or forms of social action contributing to the continuation of Western hegemony.
हाउ डज आइकमे फ्यूना बिकम ओकोंकोज एडॉप्टेड सन? आइकमे फ्यूना जो है ओकोंको का एडॉप्टेड सन कैसे बना? Ike Funa becomes Okonkwo's adopted son, though a dispute between the village of Umofia and a neighboring village, Mobaino, after a woman from Umofia is murdered in the Mobaino market. Okonkwo travels to Mobaino and demands that the village surrender a virgin and a young man in order to avoid war within with Umofia. Mobino complies, and upon return to Umofia, Okonko turns the young man Aikimefuna over to his first wife फॉर सेफ कीपिंग फॉर सेफ कीपिंग। यहाँ पर देखिए आइकमे फ्यूना जो है ओकोंको का एडॉप्टेड सन बना। हुआ क्या था कि यूमोफिया गांव और पास के गांव मोबाइनो के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था, जहां पर मोबाइनो गांव के एक व्यक्ति ने यूमोफिया गांव की एक औरत को जो है मार दिया था मोबाइनो मार्केट में। ठीक है, और इसे क्या हुआ था, ओकोंग को मोबाइनो में ट्रैवल करने के लिए गया और वहां पर एक ये डिमांड रखा गया कि विलेज जो है अगर वो डिस्प्यूट करना चाहते हैं, इसको पीस कर शांत करना चाहते हैं, तो मोबाइनो विलेज एक वर्जिन और एक यंग मैन को जो है यूमोफिया गांव में भेजना होगा। ठीक, मोबाइनो जो है कंप्लाइज वो मान जाता है और जो है यूमोफिया गांव में एक यंग मैन आइकमे फ्यूना को जो है भेजता है। ठीक है, और जो है अपनी वाइफ के साथ उस यंग मैन आइकमे फ्यूना को भेजता है। वाई डज नवोई कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी? नवोई ने अपने रिलीजियन को क्रिश्चियनिटी में क्यों कन्वर्ट कर लिया? नवोई कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी largely to reject the excessive standard of masculinity his father wants him up to uphold. Navoi is not at all like his father, and Okonko constantly punishes him for being different. Stifled by his father's expectations, Navoi runs away and joins the European Church. Navoi's conversion also provides him an opportunity to learn reading and writing, which, along with the poetry of the Bible, feeds his love for storytelling. Write a note on the post colonial elements in the poem A Far Cry Africa. Write a note on post-colonial elements in the poem A Far Cry from Africa. A Far Cry from Africa expresses how Walcott is torn between Africa and the English tongue he loves. He uses the advantage of hybridity to express unhomeliness. He describes himself as a mongrel. Both grandmothers were African and both grandfathers were European. What is the main theme of the poem A Far Cry from Africa? A Far Cry from Africa occurs in Derek Walcott's collection In a Green Night. The poem explains the conflicts of poets' European and African ancestry. The poem describes how violence and racial prejudice had spewed blood throughout the land. What are the four pillars of ecofeminism? Ecofeminism का four pillars क्या? Ecofeminism believes that patriarchal society is built on four interlocking pillars: sexism, racism, class exploitation, and environmental destruction. What is the major theme of Surfacing by Margaret Atwood? सेपरेशन। मेजर थीम क्या है सरफेसिंग नॉवेल का? सेपरेशन। सेपरेशन इज अ मेजर थीम ऑफ सरफेसिंग। दिस इज established in the first chapter when the narrator is shown to be politically dispossessed as an English speaker in Quebec at a time in which Quebec was aspiring to become an independent French speaking nation. What is the satire in a house for Mr. Biswas? This novel is a satire on Hindu customs, traditions, rituals, and rites. Naipaul's novels are about his peregrination
of orthodoxy is prevalent in Hinduism. Who is the protagonist of V.S. Naipaul's House, A House for Mr. Biswas? Mohan Biswas is the protagonist of A House for Mr. Biswas. Mohan Biswas, a protagonist inspired by Naipaul's father as he struggles to find his freedom and a house of his own. The son of a poor laborer in Trinidad, Mr. Biswas is forced to live as a guest in one crowded, inhospitable house after another. How does the poet describe the migration of the bird season after season? A bird lives in a country only when the season is favorable to it. If winter comes, the bird has to suffer without enough food in severe. So, whenever there is winter, the bird migrates to a country where there is summer. Thus, season after season, the bird is moving between two distant places. It is the bird's love for life, survival that forces it for migration. It is just like a man moving from one city to another city for his survival. Discuss the last migration of the bird. The very phrase last migration indirectly refers to the last journey of the bird during which it is going to die. The bird is flying in the sky, crossing several dangerous places beneath her deserts, valleys, unnatural palm trees, temples, palaces, moorland cliffs. Death is hinted by abnormalities in nature. For example, the poet says that palm tree is casting a shadow that is not its own shadow. Migration means survival. But this last migration implies death. How did the bird die? The bird suddenly lost its way. It was left alone, away from her companions. It became single and weak. It felt that it was the appointed season by God for her death. The invisible thread between the soul and body broke, its instinct failed, it died and fell down on earth. Since there happens thousands of deaths on earth every day, the earth received the bird's body just as a small burden. It had no grief for and no malice against the bird. What does the poem Australia symbolize? A.D. Hope gives the country Australia the human qualities. He refers to the land as a woman. They call her a young country. This poem is general criticism of Australian society and the country itself. This refers to the fact that Australia is empty. The inability to bear children, being infertile, a change of life. What literary devices are used in the poem Australia by A.D. Hope? A.D. Hope uses literary devices like imagery, personification, and tone to convey their perspective of Australia. The poem Australia by A.D. Hope describes his negative opinion of Australia as he looks down on the Australian landscape. What is the theme of the Company of Lovers by Judith Wright? Judith Wright poem Company of Lovers just makes a just position of two essential forces of major impact upon human existence, the effects of love and those of death. What is the summary of the Company of Lovers by Judith Wright? Certainly, this poem is a powerful and poignant reflection on the fleeting nature of life and love set against the backdrop of the Second World War. The speaker, who is a member of a lost company, describes how they come together in the night to forget their troubles and find happiness in each other's company. What is the poetic style of the Judith Wright? Much of much of her poetry was marked by restraint and lyric verse that decried materialism and outside influences on native cultures. A collection of short stories, The Nature of Love, was published in 1966 and her collected poems 1942-1970 in 1971.
What is the theme of the poem Woman to Man by Judith Wright? The themes in this poem are unity, life, and nature. The whole poem is an extended metaphor. There is a dual feeling of a woman, first as wife and second of coming motherhood, the feeling of the child in the womb. What is the theme of ecofeminism in surfacing? सरफेसिंग में इकोफेमिनिज्म का क्या इको फेमिनिज्म के थीम से आप क्या समझते हैं वह इन द नॉवेल सरफेसिंग द स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट विद द फॉरेस्ट symbolizes her being one with nature. She gains knowledge of the forest as the source of fertility and productivity. Her love for nature helps her in discovering her real identity as a woman. What is the ecofeminism? Ecofeminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and the subordination and oppression of women. It emerged in the mid 1970s alongside second wave feminism and green movement. What type of poetry did Judith write? For the next 20 years, Judith Wright's poetry emerged at the rate of roughly a volume a year and showed considerable formal and thematic range. Poems about motherhood, about birds, and about the nature of time and customs she wrote. Why is the bird called a hope? The bird that is commonly associated with symbolizing hope is the dove. In many cultures and religions, the dove is seen as a symbol of peace, hope, and new beginnings. Its gentle and peaceful nature has made it a powerful symbol of optimism and positivity. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट What does the bird symbolize in the poem? The bird represents freedom or desire to be free, while the cage symbolizes confinement or oppression. Even the act of singing shines a spotlight on the author's ability to grow and flourish despite her challenge. What is the theme of the poem Death of the Bird? It is about the death of the bird. For every bird, there is this last migration. Bird is moving from Australia to England where the bird is about to die. Once more, the breezy air awakens and inspires her heart with a warm root opening to the summer station. Love steps the course in lights across the chart. अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर रेफरेंस एक्सप्लेन करना है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ में ये जैसे आ विंड इज रफलिंग द टाउनी फेल्ट पेल्ट ऑफ अफ्रीका किक्यू क्विक एज फ्लाइज बैटन अपॉन द तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है और इसके बाद में यहाँ पर ये आइडिया लेना है कि कहाँ से कौन सी पोएम का है इसके राइटर कौन है तो जैसे यहाँ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका रिटन बाय अ वेल नोन कैरेबियन पोएट डेरेक वालकोट ठीक है तो इस तरीके से इसको आपको खुद देखना होगा ये चीज आप पढ़ सकते हैं आप देख लीजिए द वायलेंस ऑफ बीस्ट ये भी उसी में के है इसी तरह से ये आप इसको एक बार मैं फटाफट ऐसे कर दे रहा हूँ ये देखिए एडी होप ने ऑस्ट्रेलिया लिखा तो ऑस्ट्रेलिया पोएम का आ नेशन ऑफ ट्रीज ग्रैब ग्रीन द डिजोलेट ग्रे ठीक इस तरह से है फिर आगे ऐसे चलते रहिए और यहाँ पर आप इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा ठीक है एडी होप ने डेथ ऑफ द बर्ड भी लिखा ठीक तो ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करने में ये जो है आप इससे आइडिया ले सकते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर पर देखिए क्वेश्चन क्या है व्हाट कॉजेज द ओकोंकोज एक्साइल फ्रॉम यूमोफिया तो ओकोंकोज गन गोज ऑफ अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग द ओगब्यूफी एज्यूडोज फ्यूनरल accidentally killing the dead man's son banish him from the village for a period of 7 years गुड मॉर्निंग ये अवध सीरीज 2024 है एमएस सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की पेपर थर्ड है और जिसका नाम है न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश तो देखिए
यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में दो वर्क है। पहला वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसके राइटर हैं चिनुआ अचेबे। और दूसरी पोयम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसके राइटर हैं डेरेक वालकोट। ठीक है। और सेकंड यूनिट है नॉवेल है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इसके राइटर हैं वी एस नायपॉल। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इसके राइटर कौन है? वी एस नायपॉल। और इसके बाद में पोयम सेक्शन है ऑस्ट्रेलिया और डेथ ऑफ द बर्ड। इन दोनों पोयम को एडी होप ने लिखा है। है ना, दाई और मीन्स द आदमी, कंपनी भाई ऑफ देर लवर्स है, और वीमेन टू दाई मैन, इन मीन्स दोनों आदमी, भाई पोयम समझ के रहे हो, राइटर दाई मतलब हैं जो जैसे बच्चों जूडिथ का लालन पालन राइट। करते हैं, तो इसे वो आदमी भाई सरफेसिंग समझ सरफेसिंग समझ को रहे हो ना। सरफेसिंग एक दाई, नॉवेल है। तो दाई को इसको क्या लिखा बोलते हैं? था मिडवाइफ मार्गरेट बोलते हैं। एटवुड ने लिखा था। MID, अब यहाँ पर मिड, देखते हैं वेरी डब्ल्यू शॉर्ट आई आंसर्ड एफ ई क्वेश्चंस। मिड वाइफ, पहला मिड क्वेश्चन वाइफ है मीन्स व्हाट इज दाई। पोस्ट 5 याद हो गया कॉलोनियल सबको। लिटरेचर। पोस्ट इंसान को क्या कॉलोनियल बोलते हैं? लिटरेचर होता क्या है? तो देखिए, ह्यूमन, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज द HUMAN। लिटरेचर दीपक को ऑफ क्या बोलते हैं? कंट्रीज दैट वर ह्यूमन, colonized mainly by यूरोपियन कंट्रीज। पोस्ट अच्छा कॉलोनियल ह्यूमन, लिटरेचर अच्छा इसको क्या ऐसा बोलते हैं? लिटरेचर होता बंच ऑफ है ना, चीज, ऐसे BUNCH, जिन बंच कंट्रीज को ऑफ कोलोनाइज किया गया यूरोपियन CHEES, कंट्रीज के द्वारा, चीज। गुलाम को क्या बोलते हैं? जो जिनको स्लेव, कोलोनाइज किया गया है, ठीक है, SLAVE। दाई को उस क्या देश के बोलते हैं? लिटरेचर को पोस्ट मिडवाइफ। कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन MIDWIFE मिड एड्रेसेस द वाइफ। प्रॉब्लम्स डाकू, एंड डाकू कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफ क्या द बोलते हैं? डीकोलोनाइजेशन ऑफ अ डाकू कंट्री। को बोलते हैं देखिए, पोस्ट रॉबर। कॉलोनियल डाकू को क्या लिटरेचर बोलते हैं? जनरली जो है रॉबर, डीकोलोनाइजेशन, कंट्री के डीकोलोनाइजेशन के ROBBER। रॉबर कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और रबर बन प्रॉब्लम्स को जाएगा, है एड्रेस ना। करता है। रॉबर, स्पेशली है ना, रॉबर क्वेश्चंस मीन्स रिलेटिंग डाकू, टू द पॉलिटिकल एंड कल्चरल। इसको ROBBER। आर यू स्पेशली जो है रॉबर? पॉलिटिकल या कल्चरल रिलेटेड है ना, क्वेश्चंस को आर डिस्कस यू करता है। रॉबर? तुम कह रहे हो नो, क्योंकि इंडिपेंडेंट डाकू का ऑफ मतलब पता है फॉर्मरली ना, नहीं पता होता तो फिर हाँ subjugated यस, people है ना। in इससे post-colonial मीनिंग याद theory करना जरूरी voice है। given to आर ओ marginal डबल बी ई identities आर of रॉबर मीन्स characters क्या who होगा? are on the डाकू, periphery डाकू in the होगा, early क्लियर है। narration चलो नेक्स्ट on बताओ, in बता दो। भगत, theory, भगत को क्या but कहते through हैं? the retelling of history भगत from को कहते हैं post-colonial डिवोटी, perspective, these identities these these identities come in the center. डिवोटी। डिवोटी मीन्स क्या अब होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फादर, द मेन है ना। डिवोटी कॉन्सेप्ट्स मीन्स ऑफ क्या होगा? पोस्ट भगत। कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट पोस्ट बताओ, कॉलोनियलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट्स क्या संत है? को क्या कहते हैं? संत, ब्रॉडली a तो study of संत को संत the ही कहते effects हैं। of colonialism on SAINT, cultures and सेंट societies. मीन्स It is संत मत concerned करना, with सेंट। both how सेंट मीन्स यूरोपियन नेशंस संत, conquered है ना, and controlled, मतलब यहाँ से ये पता चलता है SAINT। कि अच्छा किस नेक्स्ट तरह बता से दो, नौकर। यूरोपियन नेशंस जीते और नौकर को किस तरह क्या से कहते यूरोपियन हैं नेशंस इंग्लिश में? कंट्रोल्ड सर्वेंट। द थर्ड नौकर को क्या वर्ल्ड बोलते हैं? कल्चर्स। ये सर्वेंट, थर्ड वर्ल्ड को किस तरह से, थर्ड वर्ल्ड के कल्चर्स को किस तरह से कंट्रोल किए, एंड हाउ SENT। दीज सर्वेंट ग्रुप्स मीन्स क्या हो हैव जाएगा? सीन्स रिस्पॉन्डेड नौकर। टू सर्वेंट एंड मीन्स क्या हो रजिस्टर्ड टू जाएगा? दीज नौकर। अच्छा मुनीम साहब को क्या इन बोलते हैं? इनरोचमेंट्स। मुनीम को इंग्लिश में क्या बोलते नेक्स्ट हैं? क्वेश्चन है हु इज किसी द को पता फादर है? ऑफ मुनीम को बोलते पोस्ट हैं अकाउंटेंट। कॉलोनियलिज्म। पोस्ट मुनीम को क्या बोलते कॉलोनियलिज्म का हैं? फादर कौन है? अकाउंटेंट, एडवर्ड ए डबल सैड्स। सी एडवर्ड ओ सैड यू जो है फादर ऑफ एन पोस्ट टी कॉलोनियलिज्म है। ए एडवर्ड एन टी। सैड्स बुक अकाउंटेंट मीन्स क्या होगा? मुनीम। ओरिएंटलिज्म अकाउंटेंट मीन्स इज क्या होगा? 1978। मुनीम। क्लियर 1978 है? ईस्वी में एडवर्ड कितना सैड की समझे? बुक अकाउंटेंट मीन्स क्या ओरिएंटलिज्म होगा? इज कंसिडर्ड मुनीम। द अच्छा फाउंडेशनल लकड़हारा को वर्क क्या ऑन कहते विच हैं? पोस्ट कॉलोनियल गुड। थ्योरी लकड़हारा डेवलप्ड। को क्या एक जो कहते है हैं? वुड कटर, फाउंडेशनल वर्क को कंसिडर करता है जिस पर पोस्ट WUDCTER, कॉलोनियल वुड थ्योरी कटर, या इन्हीं को बोलते हैं विकसित हुई। लंबर से। एडवर्ड सेड देन लंबरदार नहीं इज बल्कि द लंबर से, कंसिडर्ड द है फादर ना। ऑफ चलो खैर पोस्ट अभी एक ही था मुझे। कॉलोनियलिज्म। इसके बाद से लकड़हारे को एडवर्ड क्या सेड कहते को हैं? फादर ऑफ पोस्ट कटर, कटर, वुड कॉलोनियलिज्म माना जाता है। कटर। नेक्स्ट क्लियर है? क्वेश्चन है वुड हु कटर आर द मीन्स होता पिलर्स है ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। लकड़हारा। क्लियर है? अच्छा एडवर्ड दुकानदार को, सेड अच्छा एक होमी मिनट, भाभा नाई को क्या कहते हैं? जो एंड बाल बनाता गायत्री है। नाउ, स्पाइवेक नाई को क्या कहते हैं? स्पाइवाक। देखिए, बार्बर। एडवर्ड बार से सेड भरते हैं होमी ना, भाभा एंड गायत्री बार्बर। स्पाइवाक क्या कहते आर हैं? द पिलर्स ऑफ बार्बर, पोस्ट कॉलोनियल studies that BER। any बार्बर मीन्स क्या post-colonialist होगा? reader is नाई compelled to होगा। read बार्बर about मीन्स क्या before होगा? approaching नाई होगा। इतना post-colonial क्लियर है सबको? literary texts. सबको क्लियर है They are इतना? considered by चलो, Robert Young इंसान को क्या as the बोलते holy हैं? trinity ह्यूमन, of ह्यूमन, post-colonialism. देखिए, HUMAN।
पोस्ट कोलोनियलिज्म में एक तो फेमस पिलर्स के रूप में काम कर रहे हैं कौन कौन? एडवर्ड सैड, होमी भाभा और गायत्री स्पाइवेक। आगे देखिए, व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म? कोलोनियलिज्म इज डिफाइंड एज कंट्रोल बाय वन पावर over a development area or people. It occurs when one nation subjugates others, conquering its population and exploiting it, often while forcing its own language and cultural values upon its people. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डायस्पोरा। डायस्पोरा पर एक नोट लिखिए। डायस्पोरा सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कम्युनिटी और कल्चर फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड्स और इंडिजिनस टेरिटरीज इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन्स। Some diaspora communities retain strong ties with their homeland। देखिए, डायस्पोरा का मतलब होता है जैसे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाना, ठीक है। और डायस्पोरा जो है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में दिखाया गया है। सेम इसी तरह से इंसान भी कमाने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज हेजीमनी इन पोस्ट colonialism? Hegemony, the power of the ruling class to convince other classes that their interests are the interests of all, often not only through means of economic and political control, but more subtly through the control of education and media। यह हेजीमनी, ये समझ लीजिए, ये जो एजुकेशन और मीडिया के द्वारा कंट्रोल होता है। What is ambivalence in post-colonial theory? The ambiguous way in which colonizer and colonized regard one another. The colonizer often regards the colonized as both inferior yet exotically other, while the colonized regards the colonizer as both inviolable yet corrupt. In a context of hybridity, this often produces a mixed sense of blessing and curse। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन द टर्म हाइब्रिडिटी इन पोस्ट colonial theory? The term hybridity has always been associated with the work of होमी के भाभा, है ना। ये हाइब्रिडिटी टर्म ये जो है होमी, जहाँ होमी भाभा के वर्क से एसोसिएट होता है। द टर्म हाइब्रिडिटी इज ओरिजिनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। हाइब्रिडिटी टर्म को हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म्स इन द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले टर्म में से एक है, और वो है हाइब्रिडिटी। इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, हाइब्रिडिटी सिंपली रिफर्स टू द मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर विद इन द कॉन्टेक्ट जोन प्रोड्यूस्ड बाई colonization और सिंपली क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। देखिए, यहाँ पर होता क्या, हाइब्रिडिटी जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का एक मिक्सचर होता है ना। आगे देखिए, डिस्कस सरफेसिंग एज अ पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल। डिस्कस करो कि सरफेसिंग नॉवेल जो है एक पोस्ट कॉलोनियल टाइप का नॉवेल है। इन सरफेसिंग, मार्गरेट एटवुड अ कैनेडियन नॉवेलिस्ट। सरफेसिंग नॉवेल को जिसको लिखा था मार्गरेट एटवुड ने। मार्गरेट एटवुड एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं हु डील्स विद फेमिनिज्म और सेल्फ डिस्कवरी बाय एग्जीक्यूटिंग। ये जो है फेमिनिज्म या सेल्फ डिस्कवरिंग से डील करती हैं बाय एग्जीक्यूटिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, अपने दो टाइप के कॉन्सेप्ट से। पहला है साइको एनालिसिस और दूसरा है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। द नॉवेल पोर्ट्रेज ऑन probing of their individuality and a woman who comes back to her birthplace, northern Quebec bus in Canada to discover her lost father। सरफेसिंग में जो नैरेटर एक वुमेन का रोल करती है ना, इसमें मतलब खुद मार्गरेट एटवुड, और ये क्यूबेक में, नॉर्दर्न क्यूबेक में कनाडा के पास जाकर अपने जो है
खोए हुए पिता को, लॉस्ट फादर को IM डिस्कवर करती हैं। ठीक है, ये बर्थ प्लेस में वापस भी आती हैं। फॉर्मल। मैं राइट अ एक नोट ऑन किसान द थी। कॉन्सेप्ट देखो अब ऑफ आप सोच थर्ड रहे होंगे अभी स्पेस ये बाई बिल्कुल होमी बच्चों भाभा। वाला है। द हाँ टाइटल बिल्कुल द बच्चों वाला थर्ड है। space is इसे taken इसलिए from the करवाया work जा of रहा है the क्योंकि थोड़ा होगा influential आपको आता है। cultural and अब इस पर हम post-colonial लोग मचाएंगे theorist भूचाल, Homi Bhabha. है ना। It भूचाल का refers मतलब to the थोड़ा सा कई सारे सेंटेंस inter- बनाएंगे। जब तुम कई सारे सेंटेंस intersticts बनाओगे between तुम्हारे अंदर से आइडिया colliding बनेगी उस चीज cultures, की, a liminal है ना। space which और जब gives भाई उसी rise to तुम्हारे दिमाग में something सेट हो गए different, इंग्लिश के बीजी, something new and अब तो भाई unrecognizable, इजी हो a जाएगी, new area of है ना। negotiation of एकदम इजी meaning. हो जाएगी। Next जैसे question है, अब मैं आपसे what is पूछूं, cultural मैं difference by एक Homi कलर्क Bhabha? हूँ, इसकी इंग्लिश बता Cultural दो। diversity is an अब इससे क्या होगा, आपका मीनिंग भी तैयार हो epistemological जाएगा। इससे क्या object. होगा, Cultural आपका मीनिंग भी diversity तैयार हो एक जाएगा। मैं एक एक कलर्क हूँ, क्या epistemological हो जाएगा, object है. आई एम अ Culture as कलर्क, an आई object एम of अ empirical कलर्क, मैं knowledge, एक whereas कलर्क हूँ। cultural जैसे difference मैं is कह the दूं मैं process एक of the चपरासी हूँ। enunciation of अब बताओ, culture इससे as तुम्हारा मीनिंग भी याद knowledgeable, होता जाएगा, है ना। इससे तुम्हारा मीनिंग भी authoritative. याद होता जाएगा। भाई मीनिंग ठीक है, पता है कि adequate करने to की, the जैसे आप construction of किसान की मीनिंग systems होगी of फॉर्मर, cultural कलर्क की मीनिंग identification. कलर्क ही होगा। What अब is मैं एक cultural चपरासी हूँ, चपरासी की मीनिंग क्या होगी, imperialism in प्यून, post-colonial है ना। तो क्या literature? हो जाएगा, In आई एम post-culturalist अ and प्यून, post-colonial आई theory, एम अ प्यून, cultural मैं एक चपरासी हूँ। imperialism is often क्लियर understood है, as the इस टाइप से cultural होंगे। जैसे मैं legacy कह of दूं Western मैं एक coloni- सुनार हूँ, अब colonialism बताइए इसकी इंग्लिश क्या or होगी। forms मैं of social एक action सुनार हूँ। contributing to the अब मैं एक continuation सुनार of हूँ, इसके लिए Western तुमको पता है क्या hegemony. यूज करना है, आई How एम does अ, Ikme Funa become Okonkwo's आई adopted एम son? अ। अब देखो सुनार को Ikme बोलते हैं Funa गोल्ड becomes स्मिथ। Okonkwo's सुनार adopted की इंग्लिश son क्या through a होती है, dispute between the गोल्ड village of स्मिथ। Umofia and a गोल्ड स्मिथ neighboring मीन्स village सुनार। मैं Mobaino. एक देखिए, सुनार हूँ, जैसे यूमोफिया मैं कह विलेज दूं और पड़ोस मैं के विलेज एक मोबाइनो के बीच में एक लोहार हूँ। डिस्प्यूट हो जाता है मैं और क्या उस हूँ, दौरान मैं ओकोंको एक जो है आइकिमे लोहार हूँ। फ्यूना को अब लोहार की इंग्लिश अडॉप्ट क्या करता होगी, है. ठीक है. आई एम After a woman from ब्लैक Umofia is स्मिथ, murdered in आई the एम Mobino अ market, ब्लैक स्मिथ, मोबाइ मैं एक यूमोफिया लोहार गांव हूँ। की एक क्लियर है, वुमेन अच्छे को से समझ गए मोबाइनो आप। की मार्केट में देखो यहाँ सिंपल सा उसकी है, हत्या कर दी इसकी जाती तरह है. समझ में आया, ओकोंको सिंपल सा, ट्रेवल्स टू मोबाइनो. बिल्कुल ओकोंको बेसिक मोबाइनो है जाता है एंड कि डिमांड्स आई दैट मीन्स द होता विलेज है सरेंडर वर्जिन। अ वर्जिन और आई मीन्स डिमांड्स क्या करता है होता कि है, विलेज जो है मैं, एक और आई वर्जिन के और साथ एक किसका यंग यूज मैन करना है, को सरेंडर एम का करे यूज करना अगर है जब इन ऑर्डर हूं टू का अवॉइड सेंस है। वॉर विद देखो आई यूमोफिया. अगर मीन्स क्या उसे होता है, यूमोफिया से वार को मैं, और आई अवॉइड के करना साथ हो एम तो का यूज करना मोबाइनो है जब कंपाइल्स किसका सेंस आए, हूं का सेंस complies आए। इतना क्लियर है and सबको। upon जैसे मैं कहूं return to मैं एक यूमोफिया किसान हूं, मोबाइनो जो है मान जाता है और तो देखो यूमोफिया की आई कंडीशन को मैं की फॉलो यूज करता है. होगी आई, ओकोंको और टर्न्स आई द के साथ यंग हूं के मैन लिए क्या लगेगा, एम। अब एक आइकेमे किसान की फ्यूना इंग्लिश, आप फॉर्मर ओवर जी, टू तो हिज आई फर्स्ट एम अ वाइफ ऑफ फॉर्मर। मैं कह दूं सेफ मैं कीपिंग. एक ठीक कलर्क है, और हूं, ओकोंको तो जो है आई एम अ, अब एक कलर्क को यंग मैन कलर्क ही बोलते हैं, बहुत ही तो जल्द आई एम ओकोंको अ यंग मैन कलर्क, बन मैं तो रहता ही एक है लेकिन एक कलर्क यंग हूँ। मैन के रूप में समझ गए सामने बात। आता है और आइकेमे जैसे फ्यूना मैं को कह दूं मैं ये एक लेता है. चपरासी हूँ, ठीक है, अब और अपने चपरासी वाइफ की की इंग्लिश सेफ होती है कीपिंग में इसको प्यून। रखता है. चपरासी की अब इंग्लिश यहाँ क्या पर होती नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, प्यून। व्हाई अब डज ये मीन्स बोल नवोई सकते हो, कन्वर्ट तो टू आई एम अ क्रिश्चियनिटी? प्यून, आई एम नवोई अ converts to प्यून। मैं एक Christianity सुनार हूँ। largely अब to सुनार की मीनिंग reject क्या होती the है, गोल्ड excessive स्मिथ। जब आप ऐसे बनाओगे तो नई नई excessive मीनिंग मिल जाएगी standard इंग्लिश में, देखो, of है masculinity ना, his नई नई father मीनिंग मिल wants him जाती है। to और थोड़ा सा uphold. ये मजा भी Navoi आता है, is जैसे not शुरुआत में at all थोड़ा like इंटरेस्ट his बनेगा, father तुम्हारा and पढ़ना Okonko इजी है, एकदम constantly आसान। आसान है, लॉलीपॉप punishes him for being खाओगे, different. बाद में जैसे करेक्ट क्या से है, लिख के नवोई आएंगे। जो है थोड़ा सा लॉलीपॉप अपने खिलाएंगे, पिता है ना। ओकोंको से अलग ध्यान से था और पढ़ना। इस चक्कर में जैसे मैं एक ओकोंको सुनार जो हूँ, उसको तो क्या पनिश हो करता जाएगा, रहता था. आई एम अ ठीक है. गोल्ड स्मिथ, आई एम अ गोल्ड Stifled स्मिथ। by अब इसको his ऐसे अंडरलाइन father's करो, सुनार, expectations, सुनार नवाई की मीनिंग runs होती away है गोल्ड and स्मिथ, joins और the कभी भी जब European रिवीजन करना चर्च. ये ध्यान। नवाई जो है अच्छा ये पहला यूरोपियन चर्च को सेंटेंस है, ज्वाइन कर किसान लेता की है अपने मीनिंग पिता फॉर्मल के हो गई। खिलाफ दूसरे जाकर. सेंटेंस में कलर्क नवाइज को कलर्क ही कन्वर्जन बोलते हैं। आल्सो तीसरे प्रोवाइड्स हिम सेंटेंस एन में चपरासी अपॉर्चुनिटी को टू प्यून लर्न बोलते रीडिंग हैं। एंड चौथे राइटिंग. सेंटेंस में और सुनार को नवाइड गोल्ड का स्मिथ बोलते हैं। नवाई और का पांचवें इस में तरह जो से है अपना लोहार को रिलीजन ब्लैक चेंज स्मिथ करना बोलते हैं। उसको मतलब रीडिंग और 5 राइटिंग के लिए मीनिंग भी बनाया एक जा रहा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड है ना। करता ब्लैक है. स्मिथ, which along with the BLACK, poetry of the ब्लैक, Bible और feeds स्मिथ his love of SMITH, storytelling. इसी तरह गोल्ड Next स्मिथ question है, write a note GOLD, on post
colonial elements in the poem. A far cry from Africa. Derek Walcott ने लिखा है, A far cry from Africa expresses how Walcott is torn between Africa and the English tongue.
ही लव्स। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका पोएम के थ्रू वॉलकोट ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो किस तरह से अफ्रीका और इंग्लिश के बीच में वो बटा हुआ है। ही यूजेस द एडवांटेज ऑफ हाइब्रिडिटी टू एक्सप्रेस अनहोमलीनेस। ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ मॉन्ग्रल। वो अपने आप को एक मॉन्ग्रल के रूप में डिस्कस करता है। बोथ ग्रैंड मदर्स आर अफ्रीकन एंड बोथ ग्रैंड फादर्स वर यूरोपियन। जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर्स अफ्रीकन थे और उसके ग्रैंड फादर्स जो यूरोपियन थे, इसलिए वो अपने आप को एक मोंगरल के रूप में एक्सप्रेस करता है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका? अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका पोएम का मेन थीम क्या है? अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका अकर्स इन डेरेक वालकोट्स कलेक्शन इन अ ग्रीन लाइट। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो है डेरेक वालकोट के एक कलेक्शन ग्रीन लाइट में जो है ये दिखाई देता है, पब्लिश होता है। किसमें? ग्रीन लाइट में। द पोएम एक्सप्लेन्स द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पोएम्स यूरोपियन एंड अफ्रीकन एंसेस्ट्री। पोएम जो है पोएट के पोएम किस चीज़ को बताता है? तो पोएम जो है, जो पोएट के अंदर यूरोपियन और अफ्रीकन एंसेस्ट्री को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम में। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ वायलेंस एंड रेशियल प्रेजुडिस हैड स्प्रेड ब्लड थ्रू आउट द लैंड। और पोएम ये इस बात को डिस्क्राइब करता है किस तरह से वायलेंस और रेशियल प्रेजुडिस ने उस धरती पर खून की धारा को बहा दिया। व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ इको फेमिनिज्म? इको फेमिनिज्म के फोर पिलर्स क्या हैं या कौन हैं, क्या हैं? ठीक है, इको फेमिनिज्म बिलीव्स, इको फेमिनिज्म जो होते हैं वो ये विश्वास करते हैं डेट पैट्रियार्कल सोसाइटी इज बिल्ट ऑन फोर इंटरलॉकिंग पिलर्स। कि ये जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी है, तो इसके बारे में इको फेमिनिज्म ऐसा सोचते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी चार इंटरलॉकिंग पिलर्स से बनी है। एक तो सेक्सिज्म, रेसिज्म, क्लास एक्सप्लॉयटेशन और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ये देखिए फोर पिलर्स ऑफ इको फेमिनिज्म कौन कौन है? सेक्सिज्म, रेसिज्म, क्लास एक्सप्लॉयटेशन और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द सरफेसिंग बाय मार्गरेट एटवुड? मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया सरफेसिंग का मेजर थीम क्या है? तो एक तो सेपरेशन है ना, मेजर थीम सेपरेशन है। सेपरेशन इज अ मेजर थीम ऑफ सरफेसिंग। सरफेसिंग का मेजर थीम है सेपरेशन है। दिस इज एस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर से ही दिखाई देता है। व्हेन द नरेटर इज शोन टू बी पॉलिटिकली dispossessed as an English speaker in Quebec at a time in which Quebec was aspiring to becoming an independent French-speaking nation. What is the satire in A House for Mr. Biswas? This novel is a satire on Hindu customs. हिंदू कस्टम्स पर ये सैटायर नॉवेल है आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के थ्रू बी.एस. नायपॉल ने हिंदू कस्टम्स, हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू रिचुअल्स और हिंदू राइट्स को सैटायर किया है। नायपॉल्स नॉवेल्स आर अबाउट हिज पेरिग्रिनेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्सिस प्रिवेलेंट इन हिंदुइज्म। नायपॉल्स का नॉवेल्स जो हैं ये किसके बारे में है? ये नायपॉल्स के नॉवेल्स जो होते थे उनके पेरिग्रिनेशन, ऑर्थोडॉक्सिस के पेरिग्रिनेशन के बारे में होते थे। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ बी.एस. नायपॉल्स हाउस? बी.एस. नायपॉल्स आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नायपॉल के प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मोहन विश्वास अ प्रोटोगोनिस्ट इंस्पायर्ड बाय नायपॉल्स फादर। मोहन विश्वास एक जो हैं प्रोटोगोनिस्ट हैं जो कि नायपॉल्स के फादर से इंस्पायर हुए हैं। एज ही स्ट्रगल्स टू फाइंड हिज फ्रीडम एंड अ हाउस फॉर हिज ओन। जैसा कि नायपॉल्स के पिता एक घर के लिए और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर मोहन विश्वास को दिखाया गया है। द सन ऑफ द पुअर लेबरर इन टिर्नियाडेड, है ना, टिर्नियाडेड। मिस्टर विश्वास इज फोर्स्ड टू लिव एज अ गेस्ट इन वन क्राउडेड इनहॉस्पिटेबल हाउस आफ्टर एनदर। यहाँ पर जो है एक पुअर लेबरर, टिर्नियाड में एक पुअर लेबरर का बेटा जो है मिस्टर विश्वास, वो जो है एक के बाद एक दूसरे घर में रहने के लिए मजबूर रहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लाइक माइग्रेशन ऑफ द हाँ, बर्ड चाहे सीजन जो हो आफ्टर जाए मैं सीजन? इसके बारे में ठीक तुझसे है, कभी बोलूंगा किस तरह नहीं। से ये बर्ड का समवन से सीजन आई आफ्टर सीजन वॉन्ट माइग्रेशन नेवर जो करते हैं, इस चीज को स्पीक पोएट ने कैसे अबाउट डिस्क्राइब किया है? स्पीक टू यू A अबाउट इट, bird lives अबाउट in a दैट मैं country जल्दी से only इसको when बयान the करना है season तो मैंने is तरीका बता दिया। unfavorable। एक खैर बर्ड जो जैसे है तुम ऐसे बोलो, कंट्री में रहती चाहे है जो जहाँ पर हो जाए मैं सीजन वहां नहीं जाऊंगा जो भाई। फेवरेबल हाँ, होती है उसके चाहे जो लिए। हो जाए मैं वहां ठीक है, जाने इफ वाला विंटर कम्स, अगर या मैं सर्दी का वहां मौसम आता है, नहीं द जाऊंगा, बर्ड हैज क्या टू बोलेगा सफर कम विदाउट व्हाट मे। इनफ अब जैसे फूड बार इन बार रिपीटेंगे ये तुम्हारे इन दिमाग में सीवर। तो सेट हो जाएगा कम व्हाट मे। सर्दी चाहे में जो हो बर्ड जाए को जो मैं है वहां एक नहीं इनफ जाऊंगा, फूड नहीं मिल नहीं पाता है। सो आई वेन एवर वॉन्ट, देयर इसे इज विंटर, वॉन्ट इसलिए बोलेंगे, जहाँ वॉन्ट, विंटर रहता है द बर्ड वॉन्ट ऐसे माइग्रेट्स बोला टू जाता अ है ना। वांट नहीं, कंट्री। आई वॉन्ट नेबर। वहां अरे से मैं ये वहां बर्ड नहीं ऐसे जाऊंगा, कंट्री आई की तरफ वॉन्ट टू माइग्रेट गो कर जाती हैं दियर, वेयर आई देयर इज वॉन्ट समर, जहां पर गो समर दियर, होता चाहे है। जो हो जाए मैं ठीक है, तुम्हारे साथ आगे वहां नहीं देखिए, जाऊंगा। 10 सीजन आफ्टर सीजन, इस तरह समवन से से आई सीजन वॉन्ट गो वाइज द देयर बर्ड इज क्विकली, मूविंग बिटवीन है टू ना, इस डिस्टेंट तरह प्लेस। से। इस तरह से चाहे जो सीजन हो वाइज जाए मैं ये बर्ड उसे जो हैं कभी दो अलग माफ अलग जगहों नहीं पर करूंगा, घूमते रहते है हैं। ना, मैं इट इज उसे द बर्ड्स कभी लव फॉर माफ लाइफ नहीं सर्वाइवल करूंगा डेट कम फोर्सेस इट वाट फॉर में। माइग्रेशन। ये चाहे जो हो जो जाए है मैं उसे बर्ड की कभी लाइफ माफ होती है नहीं सर्वाइवल के लिए, करूंगा। जो कि उसे आई माइग्रेशन के लिए वॉन्ट फोर्स करती है। नेबर, आई इट इज वॉन्ट जस्ट नेबर लाइक अ मैन, ये एक फॉरगिविंग, इंसान की आई तरह वॉन्ट होता है। इसी तरह नेबर इंसान भी मूविंग फॉरगिव फ्रॉम वन हिम, सिटी टू मैं अनदर उसे सिटी फॉर कभी हिज सर्वाइवल। माफ इसी तरह इंसान भी नहीं एक सिटी करूंगा, से इस दूसरी तरह से। सिटी की तरफ मूव चाहे करता जो रहता हो है जाए, अपने सर्वाइवल के लिए। चाहे जो हो जाए मैं नेक्स्ट इंग्लिश क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बोलूंगा, लास्ट माइग्रेशन है ऑफ ना, द मैं वर्ल्ड। इंग्लिश में ही बोलूंगा। जैसे एक यहाँ पर लोटस देखिए, वर्ड लास्ट है, माइग्रेशन ऑफ द चाहे वर्ल्ड को जो हो डिस्क्राइब जाए कीजिए। मैं तो देखिए, इंग्लिश द में ही वेरी फ्रेज बोलूंगा। लास्ट माइग्रेशन चाहे जितना इनडायरेक्टली मजाक हो रिफर्स जाए, टू द चाहे कुछ लास्ट भी हो जाए, जर्नी मैं ऑफ द इंग्लिश में ही बर्ड बोलूंगा। ड्यूरिंग क्या विच हो इट जाएगा इज कम गोइंग टू वाट डाई। में, ये चाहे जो जो फ्रेज हो है जाए लास्ट मैं माइग्रेशन इंग्लिश है, ये ही जो है बोलूंगा, मैं बर्ड के लास्ट इंग्लिश जर्नी से ही लिया जाता है जब वो बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। जाएगी आई और वहां पर विल उसकी डेथ हो जाएगी। स्पीक, आई ठीक है, विल द बर्ड इज स्पीक फ्लाइंग इन द ओनली स्काई। इंग्लिश, मैं केवल वो इंग्लिश बर्ड ही स्काई में बोलूंगा, फ्लाई कर रही है, चाहे क्रॉसिंग ओनली सेवरल इंग्लिश, डेंजरस चाहे प्लेसेस जो बीनीथ हो हर जाए। डेजर्ट्स इस तरह से आपको वैलीज यूज करना है, अननेचुरल चाहे palm जो हो ट्रीज जाए। टेम्पल्स। आगे जो भी है ना, कई सेंटेंस सारे है, वो जो भी डेंजरस सही सेंटेंस प्लेसेस का को हो वो आपको क्या कर रही है, बोलना है। क्रॉस कर चाहे रही जो है। हो जाए, कोई और तुम्हें इसके बाद में हाथ देखिए, नहीं लगा बीनीथ हर सकता डिजर्ट्स, अपनी मेरे नीचे रहते। वैलीज चाहे जो हो अननेम्ड जाए, कोई तुम्हें अननेचुरल palm हाथ नहीं ट्रीज लगा टेम्पल्स सकता है, तो कम वाट में पैलेसेस एनीबडी मोरलैंड कांट क्लिप्स को टच यू, छोड़ते जा रही है, एनीबडी यानी कि आकाश में कांट उड़ते टच जा यू। रही है वो। चाहे जो हो जाए, डेथ इज चाहे जो हिंटेड हो जाए, बाई मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, एबनॉर्मलिटीज इन नेचर, और है ना, नेचर कम में जो वाट है में आई एबनॉर्मलिटीज के वॉन्ट द्वारा डेथ डाई यू, आती मैं है। फॉर तुम्हारे एग्जाम्पल, द पोएट नहीं सेज, दूंगा, आई वॉन्ट लेट पोएट यू कहती डाई, है, इस तरह पाम से आपको ट्रीज यूज इज करना कास्टिंग अ है। शैडो आई डेट विल इज कीप नॉट इट्स फॉरवर्ड ओन टू आगे शैडो। बढ़ रही माइग्रेशन है, मीन्स है ना। सर्वाइवल। चाहे माइग्रेशन जो का मतलब हो जाए, सर्वाइवल तो है, बट कम दिस लास्ट वाट में। माइग्रेशन अब इम्प्लॉइज आगे डेथ। देखो, लेकिन ये ये लास्ट टेंस माइग्रेशन वगैरह भी उसको डेथ बताऊंगा, की ओर ले ये जा टेंस रही पर है। ऊपर है। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन है, चाहे हाउ जो हो जाए, डिड इससे द मत बर्ड घबराना, डाई। ये बर्ड भी का ऐसे किस तरह से सेंटेंस को लोग बोलते डेथ हैं हुआ? तरीके से, द बर्ड है सडनली ना। लॉस्ट इट्स चाहे वे, जो हो इट जाए, वॉज तुमसे लेफ्ट मैं बदला अलोन। चुकाऊंगी, बर्ड्स जो हैं चाहे अचानक जो हो जाए, अपने तुमसे मैं बदला रास्ते को चुका कर ही भूल रहूंगा। गई। इट वॉज कम लेफ्ट वाट में अलोन, अब आई वो विल अकेली हो गई, रिवेंज अवे फ्रॉम हिम। हर कंपेनियंस, रिवेंज मीन्स और बदला अपने लेना, आई कंपेनियन विल से अलग रिवेंज हो गई। यू, मैं इट तुमसे बिकेम सिंगल बदला एंड वीक, लूंगा, और इस वो अब तरह से। सिंगल हो गई और चाहे जो कमजोर हो पड़ जाए, गई मैं हैं। एक इट बार फिर फेल्ट डेट लिखूंगी इट वॉज द लिखूंगी अपॉइंटेड लिखूंगी सीजन बाई लिखूंगी, इस गॉड तरह से, फॉर है ना। हर हेल्थ। कम वाट में द आई विल इनविजिबल राइट अ थ्रेड बिटवीन लेटर, सोल एनीबडी एंड बॉडी। कांट स्टॉप मी, कोई भी पर्सन मुझे द रोक इनविजिबल थ्रेड नहीं बिटवीन सकता है। सोल एंड इस तरह से बॉडी, आपको यूज करना है। कम soul and वाट body में मीन्स होता है broke, चाहे its जो instinct हो failed, जाए, it चाहे जो died हो and जाए, fell down on चाहे the जो earth. हो जाए, मैं Since तुम्हारा मुंह बंद there करवा happens दूंगा, मैं thousands तुम्हें of जेल में deaths बंद on earth करवा दूंगा, every इस day, तरह से। कम the वाट earth में आई received विल the bird's body just आई as a विल small burden. It had आई no विल grief for जेल and में no बंद करवा malice दूंगा, आई against विल the bird. मेक यू इनटू मतलब द ये जो है बर्ड इस तरह से। फाइनली क्लियर, इसकी समझ में डेथ होती आया। है और ये आकर अर्थ पर गिरती है, और अर्थ को किसी भी प्रकार की दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि हजारों भैया मौतें समथिंग, पर समथिंग मीन्स प्रतिदिन क्या होगा, रोज जो हैं कुछ होगा। पृथ्वी पर कुछ होती सोच रहती रहे हैं। हो क्या, व्हाट कुछ डज सोच द रहे हो। पोएम जैसे हम ऑस्ट्रेलिया देखो, सिम्बलाइजेज? हमने पोएम क्या
ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? एडी होप गिव्स द कंट्री ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एडी होप जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को के बारे में बताते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज, वहाँ की ह्यूमन क्वालिटीज को बताते हैं। ही रिफर्स टू द लैंड एज अ वुमेन, दे कॉल हर अ यंग कंट्री, उसे वो एक यंग कंट्री कहते हैं। दिस पोएम इज जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी एंड बिल्कुल आ ही रहा है। द कंट्री आप इटसेल्फ। देखो और ये अभी पोएम, बच्चे ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन पूछ पोएम रहे था जो है कि सोशल ऑस्ट्रेलियन मीडिया सोसाइटी और ऑस्ट्रेलिया सिंपल के सा जो लोगों भी वर्ब की के बात देश हो की एक उसको जनरल आईएनजी के क्रिटिसिज्म साथ है। लिखना दिस रिफर्स टू द और फैक्ट, लास्ट और में ये लगा ऐसे देना फैक्ट से समथिंग। जैसे कुछ डील सोच करता रहे है, हो डेट क्या, ऑस्ट्रेलिया इज थिंकिंग एम्पटी समथिंग,
एंड इनएबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन के ऑस्ट्रेलिया अब जो इम्पटी है और ये जो है चिल्ड्रन को बियर करने की समथिंग, सेंस इनेबल कुछ है, सोच रहे हो सॉरी क्या, इन या कुछ सोच हाँ रहे हो, इनएबिलिटी कुछ है सोच रहे इसके हो, अंदर, थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच एबल रहे हो नहीं क्या, है ये, कुछ कर रहे हो ठीक क्या, है। कुछ कर रहे मीन्स हो, इसके पास कैपेसिटी नहीं, बीइंग कुछ इनफर्टाइल अ चेंज ऑफ कर लाइफ और ये इनफर्टाइल रहे हो हो। गई है। आगे आप नेक्स्ट क्या देखिए लगा व्हाट सकते हो वही लिटरेरी निकलना है ना। डिवाइसेस आर यूज्ड कुछ इन कर द रहे हो पोएम क्या, ऑस्ट्रेलिया बाय बोलो, एडी होप। एडी कर होप रहे हो के क्या, पोएम या ऑस्ट्रेलिया बताओ में कौन से कुछ कर रहे लिटरेरी हो क्या, डिवाइस का नहीं यूज सर किया कुछ गया है? नहीं तो बोलोगे, देखिए एडी होप यूजेस ठीक है। लिटरेरी यहाँ पर डिवाइसेस थोड़ा लाइक सा या इमेजरी अभी भी लगा दोगे तो बाद में personification लाओ, and tone लेकिन to convey अभी their कुछ कर रहे हो क्या, perspective तो of डूइंग समथिंग ऑस्ट्रेलिया। लाओ, एडी होप ये ने ऑस्ट्रेलिया पोएम डूइंग में इमेजरी समथिंग, पर्सोनिफिकेशन और जो है डूइंग समथिंग नाउ। टोन को अभी कन्वे कुछ खा करने के रहे लिए हो एक क्या, अभी कुछ इमेजरी खा और रहे हो क्या, डूइंग पर्सोनिफिकेशन का ईटिंग, लिटरेरी डिवाइस का यूज ईटिंग किया समथिंग गया है। नाउ, ईटिंग द समथिंग पोएम नाउ, ऑस्ट्रेलिया कुछ बाय लिख रहे एडी हो होप क्या, डिस्क्राइब्स हिज कुछ लिख रहे नेगेटिव हो ओपिनियन ऑफ क्या ऑस्ट्रेलिया हो एज गया, ही लुक्स डाउन बोलो, ऑन द ऑस्ट्रेलियन अभी कुछ लैंडस्केप। लिख रहे और हो यहाँ क्या, पर पोएट तो एडी राइटिंग समथिंग, होप जो हैं वो राइटिंग ऑस्ट्रेलिया समथिंग के नाउ, प्रति अपने नेगेटिव राइटिंग ओपिनियन को समथिंग, एक्सप्रेस ये पता है करते क्यों हैं, मजा आता है, राइटिंग ठीक है। समथिंग, थिंक थिंक थिंक, नेक्स्ट देखिए व्हाट समझो, इज द थीम ऑफ द कंपनी ऑफ दैट्स लवर्स बाय दैट्स व्हाट, जूडिथ राइट। राइटिंग जूडिथ समथिंग नाउ, राइट अभी कुछ लिख की रहे हो पोएम क्या, कंपनी ऑफ लवर्स का कुछ थीम पढ़ क्या रहे है? हो क्या, जूडिथ राइट अभी पोएम द कुछ पढ़ कंपनी रहे ऑफ हो क्या, लवर्स मेक्स अ ठीक है। जस्ट अगर अभी अपोजिशन नहीं ऑफ टू लगाना है तो essential सिलेबस, कुछ पढ़ forces रहे हो क्या, of major impact क्या upon लिखेगा, human रीडिंग existence, समथिंग, the effects स्टडिंग of समथिंग, love and those of रीडिंग death। समथिंग, नेक्स्ट देखिए ये हो व्हाट इज द जाएगा आपका। समरी ऑफ द कुछ कंपनी कह ऑफ रहे हो लवर्स क्या, बाय जूडिथ राइट। जूडिथ कह रहे हो राइट क्या, की पोएम कंपनी ऑफ ये लवर्स क्या का हो समरी जाएगा, क्या है? सेइंग सर्टेनली समथिंग, दिस पोएम इज अ कुछ कह रहे पावरफुल हो एंड क्या, poignant सेइंग समथिंग, reflection on the अभी कुछ fleeting कह nature रहे हो of क्या, life and सेइंग love समथिंग नाउ, set against रो the रहे हो क्या, backdrop of the Second नाइस, World War. नहीं The रो रहे हो speaker, क्या, who is a अभी वो member समथिंग of a नहीं, रो रहे हो lost क्या, company, आर यू क्राइंग, और अलग फ्लो describes में, how आर they यू come क्राइंग, यहाँ together पर भी in the एक्चुअली night आर को गायब किया गया है, to forget जैसे their कुछ कर troubles रहे हो and क्या, find happiness आर in यू each राइटिंग other's समथिंग, company. क्योंकि वो सब नेक्स्ट शॉर्ट में क्वेश्चन कर है दिया गया, व्हाट जैसे इज द हिंदी में एक पोएटिक शॉर्ट में स्टाइल ऑफ होता है, जूडिथ राइट। जूडिथ बोल राइट रहे हो की क्या, पोएटिक कुछ बोल स्टाइल रहे हो क्या क्या, है? कुछ बोल रहे हो, जैसे Much of हिंदी में her मैंने poetry शॉर्ट में कर was दिया, marked by शॉर्ट में करके restraint बोला and जाता है, lyric verse कुछ लिख रहे हो क्या, that वैसे इंग्लिश में decried भी तो शॉर्ट में किया गया, materialism and outside सोच रहे हो क्या, influences on या कुछ native सोच रहे हो, cultures. A collection of रीडिंग short समथिंग, stories, थिंकिंग समथिंग, या इसको The आर यू Nature थिंकिंग of Love, समथिंग, was एक published in इसमें पूरा फ्लो जो 1966 होता है वो and क्या her होता है, collected क्या poems तुम कुछ सोच रहे हो, इसी को शॉर्ट 1942-1970 में बोला in गया, आर यू 1971. थिंकिंग समथिंग, आप ये भी बोल What सकते हो, आर यू is the थिंकिंग theme समथिंग। of the अब poem Woman to राइटिंग Man समथिंग नाउ, by Judith Wright? आर यू Woman to Man, ड्रिंकिंग Judith Wright की ये वाटर, जो इस तरह पोएम से है आपको इसका थीम क्या समझ है? में आया तो द सिंबल थीम्स इन दिस ऐसे पोएम आपको, आर अब देखिए यूनिटी, इस पर आपको लाइफ एंड सेंटेंस में, नेचर। वुमेन टू मैन का जो क्लियर थीम है, है वो और यूनिटी, सेंटेंस लाइफ ऐसे और बनाना है नेचर जो है। कि डेली द होल बेसिस पोएम पर, इज एन डेली एक्सटेंडेड बेसिस पर मेटाफर। भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, पूरी पोएम जिससे एक डेली बेसिस एक्सटेंडेड पे अगर मेटाफर ऐसे कुछ रहे के कि रूप में मीनिंग लिखी नया गई नया है। मीनिंग रहे, देयर नहीं इज कुछ अ सोच रहे हो डुअल क्या, आप सोच रहे हो फीलिंग इससे ऑफ अ मीनिंग वुमेन, निकल रहा है, यहाँ पर इससे एक मत वुमेन की डुअल इससे मत फीलिंग को बोलो, दिखाया गया है वुमेन टू मैन में। कुछ फर्स्ट एज ए निगल रहे वाइफ, हो क्या, फर्स्ट तो एक वाइफ के रूप में, एंड सेकंड ऑफ कुछ कमिंग निगल मदरहुड, रहे और हो क्या, सेकंड जो है तो एक माँ कुछ बनने के रूप निगल में। रहे हो द क्या, मैंने फीलिंग ये ऑफ द बोला, चाइल्ड इन द वोम्ब, कुछ और वो निगल, निगल का वोम्ब मतलब में होता है एक क्या होता है, बच्चे को फील करती है, अटेंशन, इस चीज को क्लियर है, दिखाया गया है यहाँ पर। कुछ निगल व्हाट इज द रहे थीम ऑफ हो इकोफेमिनिज्म क्या, इन कुछ निगल रहे हो surfacing? क्या, तो In the निगलना novel क्यों किस Surfacing, का the मीनिंग पता spiritual है, ऐसा association लिखो of तो the कि मीनिंग तैयार protagonist हो जाए, with the ठीक forest है, symbolizes वॉबल her होगा, being one है ना, with वॉबल nature. अप She होता है तो gains वॉबलिंग knowledge अप, of the forest as the वॉबलिंग source अप of समथिंग, fertility है and ना, वॉबलिंग productivity. अप Her love for समथिंग, कुछ nature निगल helps रहे her हो in क्या, discovering her rare ठीक है, identity as a woman. कुछ सर कुछ लिखवा रहे हो What is क्या, the कुछ ecofeminism? लिखवा Ecofeminism रहे is a हो क्या, movement तो that लिखवाना की sees इंग्लिश a अलग होती है, connection लिखवाने की between इंग्लिश होती है the डिक्टेट, exploitation and तो डिक्टेटिंग degradation of समथिंग, natural world है and ना, the subordination डिक्टेटिंग and समथिंग, oppression of the women. इस तरह से, It emerged in या the आप mid ऐसे भी बोल सकते हो, आर 1970s यू डिक्टेटिंग alongside समथिंग, क्या कुछ second लिखवा रहे wave हो, feminism आर यू, and green सबके पहले आर movement. यू भी लगा What सकते हो, type of poetry आर did यू Judith डिक्टेटिंग write? समथिंग, आर यू सेइंग Write? समथिंग, आर यू रीडिंग For the समथिंग, next 20 रीडिंग, years, Wright's है ना, poetry आर यू राइटिंग emerged समथिंग at the नाउ, rate of आर यू roughly a डूइंग volume समथिंग, आर यू a थिंकिंग
year and showed considerable formal and thematic range. Poems about the motherhood, about birds, and about the nature of time, the cosmos, she wrote. Why is the bird called a hoop?
The bird that is commonly associated with symbolizing hope is the dove bird, जिसको एक होप के रूप में सिम्बलाइज किया गया है वो डब, उसको डब का एक तरह से वो प्रतीक है। इन मैनी कल्चर्स एंड रिलीजियस, कई सारे कल्चर्स रिलीजियस में डब इज सीन एज अ सिंबल ऑफ पीस। डब को जो है एक पीस का सिंबल माना जाता है, एक होप का, पीस, होप या न्यू बिगनिंग्स का सिंबल माना जाता है। ठीक है। डब मीन्स होता है बत्तख। इट्स जेंटल एंड पीसफुल नेचर, इसका जेंटल और पीसफुल नेचर हैज मेड इट पावरफुल सिंबल ऑफ ऑप्टिसिज्म एंड पॉजिटिविटी। इसका जेंटल और पीसफुल नेचर ये जो है ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी का भी सिंबल, एक पावरफुल सिंबल बन गया है। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। मम्मी तुम्हें तलाश ये रही क्वेश्चन है है, आपका, कहाँ? 1 मिनट। मम्मी तुम्हें तलाश रही हाँ है। देखिए, इस तरह व्हाट का डज सेंटेंस द बर्ड सिम्बलाइजेज इन द पोएम। इस पोएम में बर्ड किस चीज को सिम्बलाइज तलाश करता रही है। थी। ठीक है, डेथ मम्मी ऑफ द तुम्हें बर्ड में तलाश देखिए, रही द बर्ड रिप्रेजेंट्स थी। फ्रीडम और तलाश रही डिजायर टू बी थी, फ्री, कौन सा वाइल द सेंटेंस है? केज पास्ट कॉन्टिन्यूअस सिम्बलाइजेज है। अब पास्ट confinement or कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो oppression. Even जाएगा? the act of singing shines a मदर वाज spotlight on the मदर वाज author's ability to grow लुकिंग and फॉर flourish यू। despite मदर her वाज लुकिंग challenge. फॉर और यहाँ यू। पर मम्मी लास्ट तुम्हें क्वेश्चन है, ढूंढ रही व्हाट है, इज द तलाश थीम रही ऑफ थी। द मदर वाज पोएम लुकिंग डेथ फॉर ऑफ अ यू। बर्ड, मैं है ना, अपनी डेथ ऑफ अ चाबी बर्ड। खोज रहा हूँ। इस पोएम को, मैं इस मेरी पोएम का थीम चाबी, क्या है, डेथ ऑफ द बर्ड, है ना, जिसको मेरी एडी चाबी। होप ने लिखा है। इस इससे पोएम का परेशान थीम मत क्या करो है, ये लोग, इट मेरी इज खोज अबाउट रहे द डेथ ऑफ अ बर्ड। हैं। मैं ये मेरी पेन पोएम खोज रहा हूँ। एक क्लियर? बर्ड के तो डेथ मैं के बारे अपनी में है, फॉर चाबियां, एवरी मेरी बर्ड, जैसे कि हर बर्ड के लिए चाबियां, देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन, ये मेरी लास्ट माइग्रेशन है। चाबियां बर्ड ढूंढ इज रहा मूविंग हूँ। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड, बर्ड जो है मैं मेरी ऑस्ट्रेलिया से चाबी इंग्लैंड की तरफ ढूंढ रहा मूव हूँ। कर मेरी रही हैं। चाबियां वेयर ढूंढ द रहा हूँ। मैं बर्ड अपनी इज चाबियां ढूंढ रहा अबाउट हूँ। टू क्या डाई, हो जहाँ पर जाएगा? बर्ड मरने ये ही हुई वाली है। टेंस है। वंस मोर द मान लो मैं ब्रीजी थोड़ा सा ईयर नमक मिर्च अवेकन्स, लगा दूं एक बार फिर और से कह जो दूं है मैं सुबह की ठंडी ताज़ी 50 हवाएं साल चल से, जाती हैं एंड इंस्पायर्स मैं हर हार्ट, 50 और इनके साल से हार्ट को इंस्पायर अपनी करती हैं विद द चाबियां, ये वार्म मेरी रूट चाबियां, ओपनिंग टू द समर है ना? स्टेशन, की ये वार्म रूट वैसे ओपनिंग मेरे समर मजा नहीं आ रहा स्टेशन था। की तरफ चलें। हाँ, लव लेकिन स्टेप्स द जनरली लोग कोर्स यही इन बोलते हैं। मूवी वगैरह में देखे होंगे लाइट्स आप लोग, अक्रॉस सुने द होंगे चार्ट, गाने। और इस तरह से ये चल मैं देती मेरी हैं पेन और खोज रहा बाद हूँ, में इनकी है ना? डेथ लेकिन होती है। दोनों यूज करूँ। मैं ओके, थैंक यू। 50 साल से अपनी